हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी एंड अग्रिम। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभ्यर्थी, सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी कहानी। जो कहानी है काफ़ी बढ़िया, मज़ा आने वाला है। आज भी हम लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। इंटरलिंकिंग क्वालिटी के साथ फटाफट बढ़ते हैं आगे, और ऑप्शनल को भी इंटरलिंक करते हुए। इंडियन एक्सप्रेस के 2 एडिटोरियल जबरदस्त, आपको पता है, बहुत बढ़िया है। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, निजता का अधिकार, बहुत बढ़िया है। इकोनॉमिक रिकवरी पर है, और इसके बाद द हिंदू के इतने ढेर सारे एडिटोरियल, काफ़ी कुछ हम लोग सीखेंगे। द हिंदू की न्यूज़ इतनी, इसके साथ पीआईबी जो आप करते हैं, इसके साथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। जो भी बच्चे अनअकैडमी पर अपनी यूपीएससी की जर्नी को पूरा करना चाहते हैं, वो हमारे साथ चाहे बैच कोर्स हो उसमें जुड़ सकते हैं। अगर आपका टारगेट 22 है तो भी एसके लाइव कोड के साथ ये सारे एजुकेटर्स आपके साथ आपको एक टीम के रूप में पढ़ाएंगे। अगर आप 2023 करना चाहते हैं तब भी एसके लाइव के साथ, यानी ये मेरा कोड है, इसके साथ 10% डिस्काउंट आपको मिलता है। इसके साथ आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे मुझे फॉलो करना चाहते हैं ये पंच के माध्यम से, यानी ऑप्शनल इथिक्स ए से द हिंदू प्रीलिम्स बेस्ड स्ट्रेटजी प्लस एनसीईआरटी बेस्ड, तो वो एसके लाइव कोड के साथ मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आप जीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे पास 2 कोर्सेज, एक प्लस एक आइकॉनिक प्लस कोर्सेस, 1 महीने से लेकर 36 महीने तक है। आप अकॉर्डिंग टू मी 1 साल या 2 साल वाले में ही आइए, और एसके लाइव कोड यूज़ करते हैं तो 10% आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। फिर इसके बाद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12, 24 या 36 महीने के लिए, एसके लाइव कोड के साथ आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको पर्सनल मेंटोरशिप अनअकैडमी की तरफ से मिलती है, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं हिंदी लिटरेचर फ़िलहाल अभी पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और इतिहास भी पढ़ाऊँगा, बट अभी अभी हिंदी लिटरेचर चल रहा है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं 12 महीने 6 महीने के लिए। और एसके लाइव कोड यहाँ भी यूज़ करते हैं तो 10,000 में मतलब 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला जो सबसे महत्वपूर्ण एडिटोरियल है। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 नीड्स टू बी डिबेटेड थारोली। यानी यहाँ पर यह कहा गया है कि जो पर्सनल डेटा बिल है इस पर समय है, चूंकि अभी ये अंडर कंसिडरेशन है, यानी अभी ये संसदीय समिति के अंतर्गत है, अभी ये कानून के रूप में सामने नहीं आया। तो एडिटोरियल राइटर ने कहा कि यह समय ऐसा है कि हम इस पर एक बार पुनः विचार करें। इसका मतलब है कि इसकी कमियों पर एक बार पुनः विचार करें, चूंकि यह मामला वर्तमान जो 21वीं शताब्दी है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि लोगों का डेटा और उसके साथ जुड़ी हुई उनकी निजता।
तो डेटा और निजता, इस पर आप पढ़ने जा रहे हैं। यूपीएससी ने निजता का जब मूल अधिकार आया था, निजता का राइट टू प्राइवेसी का के अधिकार को जब मूल अधिकार के रूप में घोषित किया गया था पुट्टुस्वामी केस में, जो अभी आप पढ़ेंगे, तो यूपीएससी ने उस वर्ष पूछा भी था। क्या प्रश्न पूछा था, यानी आप पढ़ने जा रहे हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, लेकिन हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना। तो हम पढ़ने जा रहे हैं, आगे लिखा भी हुआ, लेकिन थोड़ा सा मैंने कल से यहाँ पर एक इनिशिएट लिया है, यहीं पर समझाने की कोशिश की है कि प्रश्न पूछता था निजता के अधिकार के आलोक में, इन द लाइट ऑफ राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। यानी कि केवल उसने करंट की न्यूज ली और उसके बाद कहा गया कि अभी तक जो भी मौलिक अधिकारों का विस्तार हुआ है उसके बारे में आपको बताना था। तो इसका मतलब ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ना कि केवल पॉलिटी में अपितु अन्य जगहों पर, और इसलिए हम लोग इसको बहुत गहरे स्तर पर पढ़ेंगे। बड़ा एडिटोरियल है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर बहस करने की जरूरत है, ऐसा एडिटोरियल राइटर्स का कहना है। तो इन पर बहस करने की जरूरत है। बहस करने की जरूरत है हमारे लिए क्यों? जीएस पेपर 2 यानी यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो जीएस पेपर 2 भारतीय संविधान, भारतीय संविधान यानी यूनिट 1, ये आपका सिलेबस लगा हुआ है यूनिट 1, और इस यूनिट की का जो है ये विशेषताएं और महत्वपूर्ण प्रावधान। तो आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रावधान यानी मूल अधिकार, मूल अधिकारों के अंतर्गत निजता का अधिकार मूल अधिकार के रूप में शामिल, और हम उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जो है इस डेटा प्रोटेक्शन बिल को पढ़ने जा रहे हैं जो कानून बनने की प्रक्रिया में है, और पूरी उम्मीद है कि वह उसी रूप में पास हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर लेखक ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। वो महत्वपूर्ण बिंदु आपके और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि जब भी इस बिल पर समीक्षा करने को आएगा तो सरकार यानी जो प्रावधान सरकार लेके आ रही है, क्यों लेके आ रही है, तो वह हो जाएगा पक्ष, और दूसरा जो आज एडिटोरियल में हम पढ़ने जा रहे हैं यह हो जाएगा विपक्ष यानी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे लिए यह टॉपिक उपयोगी होने वाला है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका यूनिट 1 हो गया। अब देखिए प्रश्न कैसे आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है। निजता के अधिकार पर एग्जामिन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट इन द लाइट ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी। करंट आ गया, यानी जो निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय यानी जो के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं, तो हमें इस विषय पर अपनी एक सामान्य समझ बनानी जो है जरूरी है। एक चीज तो ये हो गया पॉलिटी में, अगर आप देखें। अब देखिए दूसरा जीएस 4 यूनिट 6 एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में नीति शास्त्र, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखिए, नीति शास्त्र, आज काफी कुछ सीखने वाले हैं आप। मतलब एक केस स्टडी ऐसी हम लोग सीखेंगे। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मजा आएगा कि जिस प्रकार से, ठीक है। तो काफी कुछ है, अभी उसको नहीं यहाँ लाना चाह रहा हूं, इसी से वो भी कनेक्टेड है। यूनिट 6 प्रश्न आया था, यानी एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रश्न आया था कई बार हम लोगों का सामान्यतः साझा किए गए तथा व्यापक रूप से मोर्चाबंद नैतिक मूल्यों और दायित्वों के बिना, यानी नैतिक मूल्यों और दायित्वों के बिना ना तो कानून, ना तो लोकतंत्रीय सरकार, ना ही बाजार अर्थव्यवस्था ठीक से कार्य कर पाएंगे। इस कथन से आप क्या समझते हैं? यानी पहले तो इस कथन को बताना है, यानी नैतिक मूल्यों की इंपॉर्टेंस क्यों है, दायित्वों की इंपॉर्टेंस क्यों है, फिर कह रहा है, ठीक है ना, और कानून की इंपॉर्टेंस क्यों है, किसके लिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्केट, ठीक है। तो आपने बता दिया भाई, चलो ये है। समकालीन समय के उदाहरण द्वारा बताइए। अब बताइए समकालीन यानी आज, करंट एग्जाम्पल के साथ आपको ये बताना, यानी समझाने के लिए कहा कि समझाइए, लेकिन करंट का एक आप एग्जाम्पल दीजिए। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप इथिक्स पढ़ते हैं तो करंट का एग्जाम्पल यानी समकालीन समय का उदाहरण कहां से लेकर के आएंगे? अब आपके सामने ये जो है एक समस्या तैयार। तो समकालीन समय समकालीन समय का उदाहरण, आप पढ़ने जा रहे हैं, यानी डेटा प्रोटेक्शन बिल।
डेटा प्रोटेक्शन बिल की जो कमियां बताई जाएंगी, उन कमियों के कारण जो नुकसान होगा वह नुकसान इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि यदि हम लोकतंत्रीय सरकार को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी हमें बेहतर ढंग से, मतलब जो भी हमारी चुनी हुई सरकारें हैं, हमें अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा। दायित्वों का निर्वहन मतलब जो भी अभी हम डेटा प्रोटेक्शन बिल में कमियां पढ़ने जा रहे हैं, इन कमियों और जो तार्किक हैं, तो जो तार्किक कमियां हैं सरकार को चाहिए कि वर्तमान में बहस का अच्छा समय है, बहस करते हुए इसको उसमें शामिल कर ले। जब वो शामिल कर लेगी तो क्या होगा, दायित्वों को हम क्या कर लेंगे, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम शेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दायित्वों को हम साझा कर लेंगे। और जब हम दायित्वों को साझा कर लेंगे तो स्वाभाविक है लोकतंत्रीय सरकार, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या लोकतांत्रिक सरकार बेहतर ढंग से नहीं चलेगी? तो आप देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इतना ही नहीं, बाजार अर्थव्यवस्था भी तभी काम कर पाएगी, मार्केट इकोनॉमी भी तभी काम कर पाएगी। पूछिए कैसे? यानी इस डाटा प्रोटेक्शन बिल में जो विषय उठाया गया है वह विषय यह है कि सरकार, यानी डाटा प्रोटेक्शन बिल में जैसे विश्व के अन्य देशों में है कि कोई भी कंपनी अगर आपके, यानी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत डाटा का उपयोग करती है, जैसा हमने यूरोपियन यूनियन वाला कुछ दिन पहले पढ़ा था, तो किसी भी डाटा का अगर इस्तेमाल कोई कंपनी करती है तो डाटा प्रोटेक्शन राइट क्या होता है व्यक्तिगत, कि उस कंपनी को जो डाटा का ऑनर है, यानी जो आप हैं, हम हैं, एक एक इंडिविजुअल से परमिशन लेनी पड़ेगी। याद रखिएगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं बाजार अर्थव्यवस्था के लिए इस प्रकार का जो कंट्रोल है वह पूर्णतया उचित नहीं है। तार्किक है लेकिन पूर्णतया तार्किक नहीं है। तो अब वह भी पॉइंट यहां पर आ गया, यानी जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे तो आप यहां पर उठा करके चिपका देंगे। क्या चिपका देंगे? यहां पर कि यदि हम डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को देखें तो उसके संदर्भ में एक मुद्दा उठ रहा है, दूसरा मुद्दा उठ रहा है, तीसरा मुद्दा उठ रहा है, जो अभी उठने वाला है। ये 3 मुद्दे उठ रहे हैं इस पृष्ठ, मतलब इस उदाहरण से, मतलब इस उठने वाले प्रश्न से यह जो विषय है प्रमाणित होता है कि अगर हम दायित्वों को साझा नहीं करेंगे तो ना तो कानून, चूंकि आप कानून ही तो बनाएंगे, ना ही लोकतंत्रीय सरकार और ना ही बाजार व्यवस्था ठीक से, यानी ये कानून भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा, यानी इसका लाभ लोगों तक नहीं मिल पाएगा, यह एकांगी होगा। एक बार बताएं, क्या ये पॉइंट 100% समझ में आया कि नहीं? यानी डाटा प्रोटेक्शन बिल अगर आप लेके आते हैं जिस रूप में अभी है, तो लेखक स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वह कानून अपने आप में कमजोर होगा, लोकतांत्रिक सरकार पर प्रश्न उठेगा और मार्केट को भी इससे नुकसान होगा। सीधा एकदम जा करके चिपक जा रहा है। यह एनालिसिस सुने रहिए, आगे चेक करते हैं चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा। अब इसके बाद क्या है? आवाज आ रही कि नहीं भैया? वॉइस वगैरह आ रही? वॉइस वगैरह आ रही भाई? ठीक है, तो अब आगे चलते। सबको बेटा इतनी आसानी से समझ में आएगा भी नहीं। जो आईएएस में अंडर 100 आना है, 80 आना है, तो आपको अपनी मेधा को तो डेवलप करना पड़ेगा। इतना आसान थोड़ा कि चैट में भी चलते रहें और आप यूपीएससी भी निकाल लें। इतना आसान नहीं बच्चा। पुट्टास्वामी वर्सेस इंडिया 2017 से यह बात यहां पर स्टार्ट की गई, यानी पुट्टास्वामी केस से यह बात स्टार्ट की गई कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहा है, यानी इस केस में 2017 में प्राइवेसी यानी निजता को एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। एक चीज, यानी अब ये मूल अधिकार है। इसी आलोक में आप पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा, प्रीवियस प्राइवेसी केसेस बिफोर पुट्टास्वामी, यानी पुट्टास्वामी केस के पहले निजता के जो सुप्रीम कोर्ट में मामले थे, पहला एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा 1954 का केस था। दूसरा खड़ग सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश 1962। ये दोनों केस याद करिए। तो इन द टर्म्स ऑफ प्राइवेसी यानी निजता के मामले में
इन दोनों केसेस में क्या कहा गया था, यानी कि जो जजेस थे उन्होंने डिक्लेयर किया था, घोषित किया था कि जो है लोगों की प्राइवेसी महत्वपूर्ण है, उनका संरक्षण होना चाहिए। यानी कि कुछ महत्वपूर्ण मामलों में लोगों की प्राइवेसी महत्वपूर्ण है, उसका संरक्षण होना चाहिए, ठीक है ना, टू बी प्रोटेक्टेड बट नो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्राइवेसी। यानी इन दोनों केसेस में प्राइवेसी को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं दिया गया, एज अ संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया। तो अब आप देख सकते हैं हमने पहले स्लाइड से क्या सीखी, नोट्स बनाने वाले बच्चे जो भी हैं, तो नोट्स जो भी बना रहे हैं तो वो क्या करेंगे, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी के बारे में 2 केस, ये 1 केस ही आपका ये पिक्चर क्लियर हो गया और आपको ये भी पता लग गया कि ये मौलिक अधिकारों में शामिल है। अब देखिए यहां पर क्या है, फिर कहा गया इज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इनफ, क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट काफी है। तो ये अब महत्वपूर्ण, यानी पुट्टास्वामी केस को लेकर के क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया कि मूल अधिकार वो पर्याप्त है, उसी पर एडिटोरियल राइटर ने प्रश्न उठाया कि आइए देखें व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ प्राइवेसी इन इंडिया, भारत में गोपनीयता की कानूनी स्थिति क्या है। भारत में गोपनीयता, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ला दिया वो तो हो गया, लेकिन अब एक्चुअल में स्थिति क्या है। तो अब लाया गया कि अगर आप इस बात को खोजना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है क्या वो बहुत ज्यादा प्रभावी है या गोपनीयता की कानूनी स्थिति क्या है, तो अब यहां पर आकर के आपको उसको अगर चेक करना है तो डाटा, यानी कि जो मुख्य बैटल ग्राउंड है प्राइवेसी की आज, यानी बैटल ग्राउंड यानी युद्ध मैदान या संघर्ष कह सकते हैं, यानी वो डाटा को लेकर के, यानी गोपनीयता का मामला जो आज का डाटा है उससे जुड़ा हुआ है, जैसा कि हमने आधार के मामले में देखा है। अब जरा समझिएगा, डाटा यानी डाटा और गोपनीयता पर अब आप बातचीत करने जा रहे हैं और आगे आप पढ़ेंगे डाटा प्रोटेक्शन बिल। अब देखिए डाटा क्या होता है, व्हाट इज डाटा, ये क्या होता है, इंटेंजिबल प्रोडक्ट होता है, यानी अमूर्त उत्पाद होता है, ऑब्वियस डाटा दिखाई तो नहीं पड़ेगा, दैट नाउ फॉर्म्स द बेसिक ऑफ मच ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी एक अमूर्त उत्पाद है जो अब वर्ल्ड इकोनॉमी का, विश्व अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार बना रहा है। यानी जिसके पास डाटा है उसके पास सभी व्यक्तियों की इंफॉर्मेशन है, आपकी क्या चॉइस है, यानी आपको क्या पसंद है, किस रंग का कपड़ा पहनना पसंद है, क्या खाना पसंद है, आपके क्षेत्र के लोगों का एक डाटा निकाल लिया गया और उसके हिसाब से कंपनियां अपना ऐड करेंगी। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आप यूट्यूब पर, चूंकि आप लोग लेक्चर सुनते हैं, जो चीज सर्च करिए वही चीज बार बार आने लगती है। हाउ कैन इट पॉसिबल, चूंकि आपका डेटा है जो आप सर्च करते हैं वहां पर एल्गोरिदम उसी प्रकार का सेट कर दिया गया, वही चीजें आपके सामने निकल करके आ जाती हैं। इसी को यहां पर कहा गया, इसीलिए मुकेश अंबानी ने यह कहा था, हम लोगों ने एडिटोरियल में पढ़ा था कि डेटा आने वाले समय का तेल है, यानी ऑयल है। जिस प्रकार से तेल के लिए पूरे विश्व में संघर्ष हुए हैं, लड़ाइयां हुई हैं और ऑयल डिप्लोमेसी हुई है, तेल कूटनीति हुई, वैसे आने वाले समय में डाटा डिप्लोमेसी भी होने वाली है और हो ही रही है। तो एक और वर्ड अपने शब्दकोश में शामिल कर लीजिए, डेटा डिप्लोमेसी, डाटा कूटनीति, ठीक है। तो ये हो गया। तो डाटा क्या होता है आप सबको पता है, उसका उपयोग क्या होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया, यानी कि इसके लिए अब डेटा का महत्व क्या है, डेटा का महत्व क्या है। अब देखिए डेटा की इंपॉर्टेंस कैसे आप बता पाएंगे, तो डेटा की इंपॉर्टेंस हम बताएंगे कि भाई जो विभिन्न देश हैं वो डेटा को लेकर के क्या सोच रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यानी ये कहा गया वर्ल्ड में ओवर 80 कंट्रीज, यानी कि 80 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने नेशनल लॉ यानी राष्ट्रीय कानून पास किया है, किसके लिए, डाटा, जो सिटीजन है, नागरिक है, उनके डाटा को संरक्षित करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 80 से ज्यादा। और उसी जो है अनुक्रम में इंडिया ने भी अब देखिए डीपीबी 2019 पास किया, मतलब प्रस्तावित किया, प्रपोज्ड किया है, पास अभी नहीं हुआ, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 भारत भी लेकर, यानी 80 से ज्यादा देश। अब आप समझिए डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है। तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 ये इंडिया लेकर के आया है, ये वर्तमान में इसकी जो सिचुएशन है,
करंटली अंडर कंसिडरेशन बाय अ पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी अभी वह एक पार्लियामेंट्री कमेटी के अंतर्गत है, यानी इसके बाद वहां से निकलेगा, फिर कानून का रूप लेगा प्रोसेस के तहत। ये पार्लियामेंट्री कमेटी को लेकर के भी विवाद है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यानी ये टॉपिक अब संसदीय जो प्रक्रिया है, विशेषकर जो संसदीय समितियां हैं उनके विवाद से भी, कि कौन सा मामला किस संसदीय समिति के पास जाए, संसदीय समितियों का विवाद से भी ये कनेक्ट होने वाली है, ये आप अभी ध्यान रखिएगा। यानी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनमें भी अभी दो कमेटियों में टक्कर होने वाली, ज्वाइंट और जो है एक इंफॉर्मेशन जो संसदीय समिति है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए, एक के शशि थरूर है, एक की बीजेपी है मीनाक्षी लेखी। तो उसमें भी अभी कि मतलब ये प्रश्न उठाया जाएगा कि भाई आपने शशि थरूर को क्यों दिया, अरे क्यों नहीं दिया, जबकि वो ऑफिशियली अधिकृत हैं इस प्रकार के डेटा बिल्स पर विचार करने के लिए, आपने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को क्यों दिया, जिसकी चेयरपर्सन जो है आपकी मीनाक्षी लेखी जी, जो बीजेपी की लीडर हैं वो हैं। तो अभी ये भी यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटीज में भी क्या इस प्रकार का जो बाईपास होता है वह बाईपास देखा जाता है। अगर नहीं भी आता ये चीज, तो जब भी आप पार्लियामेंट्री कमेटी, और आपको अच्छे से पता होगा है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं उनको मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, उन्हें मिनी संसद कहते हैं। तो ऐसे में पार्लियामेंट्री कमेटीज और उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी उत्पादकता पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार के एग्जांपल को वहां पे आप कोड कर सकते हैं। तो ये अच्छा चीज है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, ये आ गया आपका पॉइंट, और हमने ये किया। अभी ये अंडर कंसिडरेशन है, अभी इस पर एक चर्चा चल रही है। अब आइए देखते हैं इसके बारे में एडिटोरियल राइटर क्या कहते हैं, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के बारे में। उन्होंने कहा कि इस बिल के बहुत बड़े वाणिज्यिक और पॉलिटिकल यानी कमर्शियल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे भारत के लिए। भारत के लिए बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक और राजनीतिक परिणाम इसके होने वाले हैं। कैसे इसको प्रूव किया गया, अर्नेस्ट एंड यंग एक कंपनी है यूएस बेस्ड, अमेरिका बेस्ड, जो आंकड़ा लगाती है पूरे विश्व में इकोनॉमियों की। तो अर्नेस्ट एंड यंग ने क्या कहा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन इंडिया विल क्रिएट $1 ट्रिलियन इन इकोनॉमिक वैल्यू बाय 2025, यानी 2025 तक जो उभरती हुई तकनीकें हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, वो क्या करेंगी, इंडिया की इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन जो है मूल्य क्या करेंगी, साझा करेंगी। इतनी बड़ी रकम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अब जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बच्चों, जैसे आप सबको पता होगा, भी आगे है भी, कि जब दिल्ली के दंगे हुए थे, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के विरोध हो रहा था, तो चाहे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जहां जहां भी इश्यूज ज्यादा थे, तो सरकार ने एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, चेहरा पहचानने वाली तकनीक। अब हिंदी इसको आप, ठीक है ना, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को देवनागरी में चिपका दीजिएगा, क्योंकि चेहरा, ठीक है। तो अब उसका इस्तेमाल किया गया, यानी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी। या फिर आपका पूरा ऑटोमेशन हो ही रहा है अब सिस्टम का, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो सारी चीजें। तो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और दिल्ली दंगे में जो आरोपी थे उनको पकड़ा गया है, ठीक है ना, सीए के अगेंस्ट भी जो लोग हिंसक थे उनको भी पकड़ा गया। तो ये फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप लोगों को कैसे पकड़ते हैं, जरा बताइए मुझे। अरे भाई, मीडिया की फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, या स्थानीय स्तर पर किसी ने वीडियो बना लिया, तो चलो उनके वीडियोस तो आपके पास आ गए, लेकिन आपको कैसे पता लगा कि यह व्यक्ति जिसकी शक्ल ऐसी है, यानी क्या मैं दंगे में शामिल था कि नहीं था। तो आप क्या कर, और था तो फिर मैं कहाँ का रहने वाला हूं, तो मेरे फेस को, क्योंकि सरकार, अब आपको अच्छे से पता, हर जगह आपका आधार फेस वगैरह है, तो सरकार के पास जो डेटाबेस अवेलेबल है आधार के द्वारा, आरोग्य सेतु के द्वारा, या इसके अलावा अन्य जो हाईवेज वगैरह बनते हैं, जो लाइसेंस वगैरह बनते हैं, तो उस समय भी बहुत से सारे डाटा सरकार के पास कलेक्ट हैं। तो सरकार क्या करती है कि फिर वो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सारे डाटास का मिलान करती है, और उसके बाद फिर अपराधियों को सर्च कर लेती है। तो अब आप समझ सकते हैं, तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की यहाँ पर बातचीत हो रही है, इसलिए ये मुद्दा अंदर बहुत एक अलग ही सुर पकड़ेगा। ये इतना ही नहीं, आगे इसमें मैं सांप्रदायिकता लाऊंगा, समानता, साझा किए गए मूल्य, लोकतांत्रिक सरकार लाऊंगा। तो ये अच्छा टॉपिक है, लंबा टॉपिक, इसलिए मैंने कहा। तो
तो ये हो गया कि यानी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का भारत की इकोनॉमी में वैल्यू के रूप में, मूल्य के रूप में बहुत बड़ा योगदान होने वाला, यानी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे में ये कहा गया कि जो ये बिल है, ऐसे में कहा गया ये जो बिल है आपका, ये जो कंपनियां होती हैं, यानी कि कंपनीज, निजी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनीज, तो यह बिल क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है नंबर ऑफ कंडीशंस, यानी कि यह कंपनियों के ऊपर कई प्रकार की बाध्यताएं आरोपित करता है कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना। यानी अगर आपका या हमारा डाटा यूज करना है तो पहले, क्योंकि डाटा हमारा है, अरे भाई फेसबुक हमारा है, फेसबुक की आईडी हमारी है, या आपने कोई वेबसाइट दी, हमने उस पर क्लिक किया, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप यहां पर मुझे क्या सेवाएं देने वाले हैं, और आपको यह भी वहां कहना पड़ेगा कि जिस दिन आप नहीं चाहते हैं आप अपनी सेवाएं वापस ले सकते हैं। यानी कि इसमें व्यक्तिगत यानी पर्सनल डेटा जो रखने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दिया गया है। निजता के संरक्षण के कारण कंपनियों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल लग गया है, ये यहां पर यह मुद्दा उठाया गया, कंपनियों पर कंट्रोल लग गया। तो अब ऑब्वियस है कंपनियों पर एक तार्किक नियंत्रण तो होना चाहिए, लेकिन वह इतना ना हो जाए कि अर्नेस्ट एंड यंग जो कह रहा है कि इतनी बड़ी इकोनॉमिक भागीदारी होने वाली है, ठीक है, वो कम हो जाए। तो आई होप आप मुद्दा यहां पर समझ गए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। कंडीशन फॉर द फर्म्स, अब क्या कह रहा है कि भाई फर्मों के लिए शर्तें क्या है, कंडीशन फॉर द फर्म्स। तो यहां क्या कहा गया, डिजिटल फर्म नीड टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम यूजर्स बिफोर कलेक्टिंग देयर डाटा। मैंने आपको पहले बताया, यानी अगर कोई कंपनी आपका डाटा यूज करती है तो वह आपसे परमिशन लेगी। तो यानी एक चीज ये हो गया। फिर इसके बाद क्या कहा गया, तो और जो यूजर्स है यानी आप और हम, तो हमने डाटा दिया तो मालिक तो हम हो गए, तो हम अपने ढंग से यूज करेंगे, मन करेगा हट जाएंगे। तो इससे कंपनियों में एक अंध प्रतिस्पर्धा भी आ सकती है कि अपने कंज्यूमर्स को रोके रखें। तो इसमें कंज्यूमर्स का हालांकि फायदा भी है, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं है, ठीक है। यूजर कैन रिक्वेस्ट फर्म टू डिलीट देयर डाटा, यूजर्स कह सकते हैं कि कंपनियों को भाई ऐसा है कि अब तुम हमारा डाटा डिलीट कर दो। ये सारी एग्जांपल मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था। यूरोप में जो प्राइवेसी बिल है कि कोई भी बिग टेक कंपनी, कोई भी टेक्नोलॉजिकल कंपनी, कोई भी डाटा से जुड़ी कंपनी अगर यूरोपियन क्षेत्र में आने वाले किसी भी व्यक्ति का डेटा इस्तेमाल करती है तो उसको यूरोपियन यूनियन द्वारा बनाए गए कानून का पालन करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया। वही चीज यहां पर एग्जांपल इस एडिटोरियल में दिया गया है कि यूरोपियन इंटरनेट यूजर्स, यानी कि अगर आप और हम यूरोप में होते, हम लोग जब इंटरनेट का इस्तेमाल करते तो उनको राइट टू बी फॉरगोटन दिया गया है, यानी ये वाला अधिकार कि भाई वो कंपनी से राइट टू बी फॉरगेटन, इसको याद रखिएगा, यानी अधिकार है कि आप हमारे डेटा को डिलीट कर दीजिए। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं हम कोई फैक्ट पढ़ रहे हैं जो बच्चे, इसको हम एक डिबेट की तरह ले। डिबेट का मतलब होता है, अब थोड़ा सा बातचीत करते हैं। हमने क्या पढ़ा कि सामान्यता साझा किए गए, ठीक है ना, नैतिक मूल्यों और दायित्वों के बिना, एथिकल वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बिना ना तो लॉ चल पाएगा, कानून, ना ही मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ना ही मार्केट इकोनॉमी। तो ऑब्वियस है यहां पर साझा करने का एक रेफरेंस आ रहा है कि सरकार जो लॉ ला रही, सारी जिम्मेदारी कंपनीज के ऊपर, सारी शक्तियां व्यक्ति के ऊपर, और सारी शक्तियां व्यक्ति के पास, और प्रत्येक प्रकार की फ्रीडम सरकार के पास। जरा पॉइंट को समझिएगा, 3 पॉइंट हैं। पहला है कि सारी बाध्यताएं कंपनीज की, जबकि अर्नेस्ट एंड यंग ने यह कहा है कि एक बहुत बड़ी संभावना है इन कंपनियों की, एक। दूसरा, सारी शक्ति व्यक्ति के पास, और तीसरा, सारी फ्रीडम सरकार के पास, यानी सरकार के ऊपर कोई बाध्यता नहीं, सरकार जब चाहे जिसके डाटा का जिस रूप में इस्तेमाल कर सकती है, चाहे इलेक्शन के लिए करे, चाहे किसी और के लिए। तो आप समझ सकते हैं ये मुद्दा यहां पर उठाया गया। तो राइट टू बी फॉरगॉटन, प्लीज इसको याद रखिएगा। अगर डाटा पर कुछ भी लिखने को आएगा, डेटा, पर्सनल डेटा, ये सारी आ सकता, इनडायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट नहीं आया तो इनडायरेक्ट पे आएगा, ठीक है ना, इनडायरेक्ट आएगा। अभी तो हम लोग डिबेट कर रहे हैं, ये जब पास होगा तो इस पे और भी बहुत सी बातें आएंगी। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो गया। डेमोक्रेसी पर यानी भारतीय लोकतंत्र विषय पर एक कुछ भी लिखें। दूसरा, एक निबंध जो बार बार जिक्र करता हूं, अधिकार यानी पावर, ठीक है ना, राइट यानी
पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है। तो अधिकार और दायित्व यानी अगर सरकारों के पास यानी संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है, सरकार के पास बहुमत है यानी उसके पास पावर है, दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत है, तो उसका दायित्व क्या है? उसका दायित्व यह है कि वह अपने बहुमत के साथ पक्ष और विपक्ष सबके विचारों को लेते हुए और एक बेहतर कानून पास करे, जो जो क्या होगा? साझा किया हुआ कानून होगा। यानी उस कानून में सत्ता पक्ष भी, विपक्ष भी और आम जनता मीडिया के माध्यम से वह भागीदार होगी। तो यह क्या हो जाएगा? यह साझा किया गया कानून होगा। यानी तो जब हम कोई चीज साझा करेंगे तो अच्छा कानून बनेगा, लोकतंत्र अच्छा चलेगा, मार्केट इकोनॉमी भी यानी कि प्राइवेट कंपनीज को भी वहां पर बेहतर मौका मिलेगा। आई होप समझ गए समकालीन समय के उदाहरण को कैसे वहां पर लगाना है। यह है यूपीएससी। विचार करिएगा और हमेशा सोचते रहिएगा कि अंडर 100 में हम लोग हिंदी माध्यम रीजनल लैंग्वेज के बच्चे क्यों नहीं आ पा रहे। आप विचार करिएगा, 400, 300, 250, कभी कभार 1, 2, 3 सीटें आ रही हैं, क्यों नहीं आ पा रहे हैं? इन विषयों पर अच्छी चर्चा का हिस्सा बनना, जहां पर भी आपको मिले आपको बहुत अच्छी चर्चाओं का हिस्सा बनना पड़ेगा। तब जाकर के वो सारे प्रश्न खुलेंगे, तब जाके आप ऐतिहासिक नंबर उठाएंगे। मुख्य परीक्षा में ईरा सिंघल जी की तरह उनको मुख्य परीक्षा में इतना नंबर मिला, उनको इंटरव्यू में आप लोग पता होगा शायद 159 या 60 नंबर मिला था ईरा सिंघल को। अगर मैं वैसे मुझे 100% पता, लेकिन फिर भी हो सकता है मे भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ईरा सिंघल जी को इतना ही नंबर मिला था, 159 या 60 नंबर ऐसे ही कुछ था। अब आप सोचिए मेंस में कितना ऐतिहासिक नंबर रहा होगा कि उन्होंने सीधा मारा पहली रैंक। तो अब आप विचार करिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर कहा गया विधेयक की कमी है। अब विधेयक जब पास होगा हमारे लिए दो फायदे हैं इसको पढ़ करके। क्या है? हमारे लिए दो फायदे हैं। पहला फायदा क्या है कि जब यह कानून बनेगा तो ये जो कमियां अगर हम सीखे रहेंगे तो कानून बन जाएगा, तो फिर इस कानून का विपक्ष लिखने में यानी चुनौतियां इस कानून के सामने क्या है वो लिखने में आपको मजा आएगा। तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट आप पढ़ने जा रहे हैं, अगर ये शामिल हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो हमेशा यह बिंदु रहेंगे। आपने पहली बार पढ़ लिया, यहीं पर याद कर लिया, आगे जब भी एडिटोरियल आएगा यही बिंदु, कोई कान ऐसे पकड़ेगा कोई कान ऐसे पकड़ेगा, बस इतना ही अंतर होगा। तो विधेयक की कमियां क्या है? पहला, ये क्या करता है? पहला क्या है? यानी कि अब देखिए भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट। यानी कि अब आपका डाटा पर्सनल है, जैसे आधार पर है, आरोग्य सेतु पर, उठा करके सरकार इसका इस्तेमाल कर लेगी। यहां पर वह प्रोटेक्शन नहीं है। यानी सरकार आपके व्यक्तिगत डाटा का इस्तेमाल कर सकती है, कंपनियां नहीं कर सकती। उसकी सुरक्षा कौन करेगा? यह मुद्दा यहां पर पहला उठाया गया, ठीक है ना। तो अब आप यहां से देख सकते हैं, और ऑब्वियस है जो क्रिटिकल यानी बहुत जो महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत संवेदनशील यानी सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना, जो रिलीजन से होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी से होते हैं, तो उसको इस बिल में स्वाभाविक रूप से कहा गया है कि यहां पर सरकार की पहुंच होनी ही चाहिए, यानी मस्ट बी एक्सेसिबल टू द गवर्नमेंट, यानी यहां पर उसकी पहुंच होनी चाहिए, उसको आप रोक नहीं सकते। ये पॉइंट आप यहां पे देख सकते हैं, ये अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस डाटा को बनाने वाले क्या मतलब मजा आएगा इस प्रोटेक्शन बिल के पीछे जिसका माइंड है, जिसका मस्तिष्क है, उनका नाम है बीएन श्री कृष्णा, ठीक है ना। ये क्या थे? यानी जो ये डाटा प्रोटेक्शन बिल है, इसको जिस कमेटी ने ड्राफ्ट किया है उसके ये हेड रहे हैं बीएन श्री कृष्णा साहब। इन्होंने इस चीज के लिए वार्न किया। क्या वार्न किया था? यानी जब उन्होंने ये बिल मतलब सौंप दिया तो फिर उन्होंने एक बात कही थी कि जो गवर्नमेंट की एक्सेस है, कि गवर्नमेंट यानी भारत की सरकार किसी भी व्यक्ति के पर्सनल डेटा तक, व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच सकती है, उसको पूरी तरीके से छूट है। यह रिस्क है, बहुत अच्छा वर्ड आ रहा है, एक रिस्क है। किस चीज का रिस्क है? ऑरवेलियन स्टेट। अब ये वर्ड याद रखिएगा, ऑरवेलियन स्टेट क्या नाम है? हिंदी में मैं लिख देता हूं, ऑरवेलियन स्टेट। ऑरवेलियन स्टेट माने राज्य बच्चा, ऑरवेलियन स्टेट। देवनागरी भैया देखो ऐसे चलना पड़े, ठीक है। ऑरवेलियन स्टेट
यानी राज्य क्या हो जाएंगे, आर्वेलियन स्टेट हो जाएंगे। अब आपको लगे यार ये आर्वेलियन स्टेट क्या होता है, बस आप इतने याद रखिए, जैसे भारत की वर्तमान सरकार के बारे में कहा जाता है या इंदिरा जी की सरकार के बारे में कहा जाता था कि ये लोग निगरानी करते हैं, यानी कि इनके पास सारा सिस्टम पर कंट्रोल है, निगरानी राज्य है, विपक्षी हमेशा कहते हैं। तो ऑर्वेलियन स्टेट का मतलब वही हो गया। इसका मतलब है एक ऐसी सरकार, अ गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार व्हिच ट्राइज, जो प्रयास करती है, टू कंट्रोल द लाइव्स ऑफ इट्स पीपुल, अपने लोगों के जीवन को नियंत्रित करने का। तो हमने क्या पढ़ा, एक टर्मिनोलॉजी आपके शब्दकोश में मैंने और जोड़ा, ऑर्वेलियन स्टेट। प्लीज इसको पकड़ लीजिएगा। जब लोकतंत्र पर आप प्रश्न लिखिएगा कि भारतीय लोकतंत्र, एक निबंध आया था। निबंध क्या आया था, स्वाधीनता के 50 वर्षों में हमने जो नहीं सीखा, यह निबंध है, यूपीएससी का, चेक करिएगा प्रीवियस ईयर्स। तो स्वाधीनता के 70 वर्ष कंप्लीट कर चुके, 71। तो स्वाधीनता के 70 वर्षों में जो हमने नहीं सीखा, हमने क्या आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमने क्या क्या लर्न नहीं किया, यानी क्या क्या हमारी कमियां हैं। तो जब हम नेगेटिविटी पे आते हैं, यानी डेमोक्रेसी में क्या नहीं सीखा, यानी जो कमियां रही हैं स्वाभाविक है उनको दूर करना नहीं सीखा, इस निबंध का एक बड़ा हिस्सा आएगा। तो उस एक बड़े हिस्से में ऑर्वेलियन स्टेट की अब आप एंट्री कराएंगे, यानी भारत सरकार की नीतियां, उसके संदर्भ में विचारक कभी कभी ऑर्वेलियन स्टेट की संकल्पना की बात करते हैं। एक ऐसा स्टेट जो अपने नागरिकों की स्वतंत्रता को अपने हिसाब से हैंडल करता है, अपने हिसाब से उसे संचालित करता, ऑर्वेलियन स्टेट। ठीक है, इसे हम डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, या जब कानून बन जाएगा और ये प्रावधान, यानी कि सरकार ऐसे ही सरकार की पावर रहेगी, यानी तो हम वहां पर ये बात लिख देंगे, और लिख देंगे कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल कमेटी के चेयरपर्सन रहे हैं, उन्होंने ही यह बात कही है कि अगर एग्जम्पशन सरकार के पास रहेगा तो एक संभावना बनेगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हो जाए, उन्होंने कहा एक संभावना बनेगी कि ऑर्वेलियन स्टेट हो सकता है। ठीक है ना, ऑर्वेलियन। अब ऑर्वेलियन स्टेट अगर ये हो गया ऑर्वेलियन स्टेट, तो फिर क्या हो गया, फिर एक निबंध कहेगा कि सुनील जी मुझे भी लाइए, मुझे क्यों भूल रहे हैं। पीछे मेरे खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे लाइए, तो मैंने कहा आओ भाई तुम भी आओ। यानी क्या आओ, अधिकार, यानी सत्ता के साथ दायित्व तो बढ़ जाता है। ठीक है, अधिकार तो अधिकार है, पावर है, दायित्व तो यह है कि ऑर्वेलियन, ठीक है ऑर्वेलियन स्टेट की संभावना है, लेकिन सरकार गारंटी दे कि वह इन उठाए जाने वाले विषयों पर भी विचार करेगी और ऑर्वेलियन स्टेट की संकल्पना को भारतीय खूबसूरत लोकतंत्र में कभी आने नहीं देगी। अब इतना हुआ, पीछे एक और खड़ा है, कह रहा है कि भाई सुनील जी मैं भी खड़ा हूं, मुझको भी निकालिए। एक और है, वो कह रहा था कि हम तो हाल फिलहाल में आए हैं, आप पुराने क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो 2018 में आया था, मैंने उसको भी निकाला, आइए भाई साहब सामने। तो 2018 में क्या आया, 2018 में आया कि स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं। स्वीकारोक्ति का साहस, सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं। तो स्वीकारोक्ति का साहस आपके सामने, यानी अगर बिल में कमियां हैं और बिल को चेयर्ड करने वाले व्यक्ति ने ही यह बात कही है कि सरकार ऑर्वेलियन स्टेट की तरफ जा सकती है, यानी अ गवर्नमेंट विच ट्राइज टू कंट्रोल द लाइव्स ऑफ इट्स पीपुल। अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है, अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो स्वाभाविक है, इस प्रकार की स्थिति बनती है तो स्वाभाविक है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी आपको लिखना है कि स्वीकार करने का साहस सरकार को दिखाना चाहिए और सुधार करने की निष्ठा, स्वीकार यानी कि ये कमियां हैं, और सुधार करने की निष्ठा यानी इसको आने वाले जब यह बिल कानून के रूप में कन्वर्ट होगा, या जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर विचार कर रही है मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में, वह इन विषयों को इसमें शामिल करने, तो हम कह सकेंगे कि यह 2018 में जो निबंध पूछा गया, ठीक है, उसके अनुकूल है, आप लिख सकते हैं। एक दो और हैं, कह रहे हैं हमको भी उठाइए, लेकिन उनको नहीं उठाऊंगा ना, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, खुजली पीछे से कर रहे हैं, ऐसे ईचिंग कर रहे हैं, भैया उठा लो हमको, लेकिन हम करने का बहुत पॉइंट है बच्चा, उठा नहीं पाएंगे। फिर इसके बाद क्या, शॉर्ट कमिंग ऑफ द बिल, यानी विधेयक की कमियां क्या है। शॉर्ट कमिंग ऑफ द बिल यानी विधेयक की कमियां क्या क्या हैं, आप देख सकते हैं। तो पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, डीपीए, यानी डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना। अब देखिए दूसरी कमी,
पहली कमी होगी सरकार की एक्सेस। बहुत अच्छा एडिटोरियल बच्चा, क्लियर है। दूसरा क्या है, यानी ये कहा गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब ये मजेदार है, यानी कि ये जो अथॉरिटी बनाई गई, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो अथॉरिटी बनाई गई, ये अथॉरिटी, इसमें सभी सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लोग होंगे। अब देखिएगा, सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लोग, तो स्वाभाविक है सरकार, अब इसमें एक जो ट्रांसपेरेंसी होती है वह कहीं ना कहीं छरित होगी। दूसरा मुद्दा यह उठाया गया कि ये जो डीपीए की स्थापना है, ये क्या करेगी। डीपीए पहले ये समझिए, यानी कि ये जो प्राधिकरण बनाया जाएगा, ये क्या करेगा बच्चा, ये मैनेज करेगा किसको, डाटा कलेक्टेड बाय द आधार प्रोग्राम। यानी ये जो भी आधार प्रोग्राम, यानी जहां जहां भी आधार का इस्तेमाल किया जाएगा, अब तो हर जगह इस्तेमाल होता है, जहां जहां आधार इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, तो उसके डाटा का पूरा ये मैनेजमेंट करेगा। यानी आप समझिए, जो भी डाटा यूज किया जाएगा हिंदुस्तानियों का, उसका मैनेजमेंट ये करेगी, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है, नहीं तो आप लोग कहते हो सर मेंस है, मेंस, ये प्रीलिम्स का ही भैया, लेकिन मुझे पता है कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है प्रीलिम्स अपने आप होता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा, अब बट अब अगर आप यहां पर मेंबरशिप देखेंगे, तो इसमें इसका जो चेयरपर्सन है और 6 कमेटी मेंबर्स, 6 कमेटी मेंबर हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जा रहे हैं। अब और इसमें कौन कौन शामिल होगा, ये इसमें सीनियर सिविल सर्वेंट्स होंगे, इंक्लूडिंग कौन कौन होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, ठीक है ना, ये सारी बातें। बट अब आप देखिए, सीनियर ऑफिशियल्स होंगे, तो सरकार किसको लाएगी, जो ऑब्वियस एक रहता है कि जो सरकार के फेवरेबल होंगे। यानी यहां पर कहा गया कि ये जो डीपीए है, यानी डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, यानी कोई उनके पास एक स्वतंत्र विशेषज्ञ नहीं, सब सरकार के द्वारा नियुक्त है। तो अब इसका मतलब है ये कमी हो गई। सुधार क्या हो गया, सुधार क्या हो गया, सुधार हो गया कि भैया इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट भी कुछ डालिए उसमें, तो अब आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अरे भाई, जब आजादी हुई थी तो हम क्या कहते थे, अरे सॉरी, अंग्रेजों का शासन था, 1861 में कुछ विधायिका वगैरह की शुरुआत होती है 1861 के काउंसिल एक्ट से। फिर हम कहते हैं कि भाई सब लोग मनोनीत हो रहे हैं, वायसराय मनोनीत करता है, अब निर्वाचित होना चाहिए, तो निर्वाचन की मांग, यानी हम चाह रहे थे ना कि जिनको मनोनीत करेगा, हम उनका विरोध क्यों करते थे। देखिएगा, प्लीज ध्यान करिएगा, मैं एक निबंध से इसको इंटरलिंक करने जा रहा हूं। कौन सा निबंध है, क्या औपनिवेशिक मानसिकता भारत की प्रगति में बाधक है, यानी क्या कॉलोनियल मेंटेलिटी, यानी जिस प्रकार से अंग्रेज शासन करते थे और भारतीयों के साथ व्यवहार करते थे, क्या उसी प्रकार का शासक समूह आज भी बैठा है। तो उसी को समझाने के लिए यहां पर यह पॉइंट मैं लेकर के आ रहा हूं, इतिहास वाला पॉइंट, कि जब वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्यों को मनोनीत किया गया, आगे भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन रहा 1909 तक, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो बार बार हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ता यही कहते रहे ना, भाई हमें प्रत्यक्ष निर्वाचन चाहिए, निर्वाचन में लोगों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। यह मांगा गया ना, क्यों मांगा गया, यह कहा गया कि भाई अगर आप नहीं देंगे तो मनोनीत लोग कौन होते हैं, मनोनीत लोग वही होंगे जो अंग्रेजों के पिट्ठू होंगे, जो अंग्रेजों के पिट्ठू होंगे, तो पिट्ठुओं से यह देश क्या उम्मीद कर सकता है, वो हमेशा अपने आकाओं के हक में काम करेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़े भी हैं, बिपिन चंद्रा में लिखा हुआ कि वायसराय, मतलब एक बार एक लेजिस्लेटिव असेंबली जब बनी 1919 के एक्ट के बाद, तो एक जो है भारतीय राजा थे, उनसे पूछा गया कि आप मतदान कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो, आपको तो इंग्लिश आती नहीं, तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, हम वायसराय साहब का मुंह देखते रहते हैं, जौन सा हाथ उठाते हैं वही हाथ हम भी उठा देते हैं। पढ़िए आप बिपिन चंद्रा। तो ऐसे, तो इसका मतलब है कि यहां पर भी आए, तो आप कंपेयर करके कह सकते हैं कि अगर हम डाटा प्रोटेक्शन बिल को देखें, या अगर ये जो फाइनली कानून के रूप में आ जाएगा, अगर उसको हम देखें, उसमें ये वाला प्रावधान कॉलोनियल टाइप की ही मेंटेलिटी को अभिव्यक्त करता है। क्योंकि देखिए, निबंध में आपको लिखना है, अब ये मत सोचेगा कि सरकार की आलोचना हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। तो यूपीएससी पूछ रहा है, हम ये थोड़े कह रहे हैं कि सरकार की ये, हम लगे सरकार को गालियां देने। हमने कहा कि विश्लेषकों ने ये कमियां बताई हैं। विश्लेषकों, देखिए लिखने की शैली क्या होती है, आप सरकार की आलोचना को भी समालोचना में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी किसी को बुरा ना लगे। इसीलिए कहा जाता है अच्छा व्यक्तित्व होता है तो आप किसी के बारे में बुरा भी कहते हैं, उसको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आप उसके पॉजिटिव के बारे में कह रहे हैं। तो यहां पर
भाई सरकार का पॉजिटिव ही तो है, तो अगर वो इस पॉइंट को समझ करके रिफॉर्म करती है तो हम सब सरकार के लिए तो अच्छा ही कर रहे हैं। तो उस निबंध में आपको क्या लिखना है, सिंपल, कि यदि हम डेटा सुरक्षा प्राधिकरण यानी उस बिल में इस संस्था को देखें, सारे मेंबर सरकार के हैं और विश्लेषक यह प्रश्न उठाते हैं, ठीक है ना, यानी कि इसमें सदस्यों की नियुक्ति और उनको हटाने की जो पूरी शक्ति उस सरकार के पास से कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए पारदर्शिता जो सुशासन और लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अवयव है उसके क्षरित होने की संभावना है। तो अंग्रेज भी ऐसे ही करते थे, यहां पर भी उसी प्रकार की प्रकृति दिखाई पड़ रही जिसकी तरफ विश्लेषकों ने संकेत किया है। हम कहां लिख रहे हैं, हमने तो विश्लेषकों के कंधे बंदूक रखी और धड़ाक से हमने गोली मार दी, ठीक है। तो ये होता है यूपीएससी का खेल और उसको खेलने का तरीका। तीसरा है शॉर्ट कमिंग, मतलब सॉरी, जो तीसरी कमियां हैं। अब देखिए ये क्या है, अब कहा गया ये जो है, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं यानी जिनको हम मिनी संसद कहते हैं, ठीक है ना, उनमें जहां पर एक्चुअल में इस पर बहस होनी थी वो उसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पार्लियामेंट्री जो क्या है, सूचना तकनीकी पर जो संसदीय समिति है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अध्यक्ष चेयर्ड बाय शशि थरूर यानी शशि थरूर जी है। इन पर मतलब यहां पर इसका उपयुक्त स्थान है। शशि थरूर कहते हैं कि इस बिल पर चर्चा करने का अधिकार और जो मैंडेट है वह इस कमेटी के पास है जिसका चेयरपर्सन मैं हूं। इसकी जगह इसे भेज दिया गया कहां पर, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पर। आप 30 एमपी, जिसमें 30 एमपी होंगे, जिसमें से 15 होंगे फ्रॉम द बीजेपी, इसको हेड करेंगी यानी इसके अध्यक्ष होंगी मीनाक्षी लेखी। यह जो है इस डिस्कस पर इस बिल पर डिस्कस करेंगी। तो आप देख सकते हैं, तब यहां फिर प्रश्न उठाया जाएगा, व्हाट विल बी द ट्रांसपेरेंसी देन, यानी कि भाई फिर पारदर्शिता कहां रह जाएगी। सरकार का बिल, सरकार के लोग यानी अथॉरिटी, सरकार की पार्लियामेंट्री कमेटी पर कंट्रोल। तो फिर क्या हो गया, अधिकार के साथ दायित्व, समझ में आ गया, औपनिवेशिक मानसिकता, स्वीकारोक्ति का साहस, सुधार करने की जो है निष्ठा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट यहां पर आप लगा सकते हैं। और डेमोक्रेसी यानी कि भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है, स्वाधीनता के 70 वर्षों में हमने जो नहीं सीखा, वो सारे पॉइंट यहां पर आप लगा सकते हैं। यार ये छड़ी के बारे में बताना मैं पूछना भूल गया। तो मुझे कुछ मेरे मित्रों ने नहीं, मेरा एक बच्चा ही है, उसने मुझे कुछ छड़ियां भेजी हुई हैं स्टिक, कि सर छड़ी अच्छी लगती है, आप उसको मंगा लीजिए, वो महंगी छड़ियां हैं, ठीक है ना, पढ़ाने के लिए। तो अगर आप लोग को ये पसंद है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं स्क्रीन से हट जाता हूं और बढ़िया से मुझे अच्छा लगता है, एक मास्टर वाली असली फीलिंग आती है, तो मैं वो स्टिक्स मंगा सकूं। अगर आप कैमल वगैरह की आती हैं तो अगर आप लोगों को पसंद, तो कुछ बच्चे भी कमेंट कर देंगे, तो एक बार बता दीजिएगा हाँ ये मस्त है, तो मैं खरीद लेता हूँ। अच्छा कह रहे हैं, गजब है, मस्त है, एक बार फटाफट इसको बता दो, फिर मैं इसको मंगा लेता हूँ, इसको खरीद लेता हूँ, एक अच्छी वाली छड़ी। अच्छा असली वाला मास्टर लग रहे हैं ठीक है, मंगवा लूँ ना। हाँ हाँ, क्योंकि पढ़ना आप ही को है ना, फिर वो हाथ निकलवाया करूंगा ना। चलो हाथ निकालो, हाथ निकालो, पटाक। वर्चुअल क्लास में ऑफलाइन क्लास की फीलिंग देने के लिए ये मेरे द्वारा अपनाया गया हथकंडा है। वर्चुअल क्लास में ऑनलाइन फीलिंग यानी कि जैसे अब जब क्लासेस लूंगा तो पूछूंगा किसने किसने तैयार किया, तो आप बताना। तो जो नहीं तैयार किए होंगे सब अपने अपने घर में बैठ करके हाथ ऐसे निकालेंगे और सब पे टपाक टपाक यहीं से मारूंगा। और हाथ उल्टा करके भी, हमारी पिटाई ऐसे भी हुई है, ऐसे ऐसे तो हुई है, ऐसे उल्टा करके भी हुई है इस पर। तो आप लोग को तो वर्चुअल पिटाई के लिए तैयार रहिए। अरे यार, जब वर्चुअल G20 हो सकता है, वर्चुअल ये हो सकता है, वर्चुअल वो हो सकता है, तो वर्चुअल पिटाई भी करेंगे, ये भी आप तय मानिएगा, ठीक रहेगा। तो वर्चुअल पिटाई के लिए तैयार रहिए, ठीक है। तो चलो मंगा लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए 3-4 कितने अच्छे पॉइंट्स थे। अब इसको केवल इतने पर नहीं, अब यहां पर बच्चों जब भी यानी पॉलिटी में जब भी संसदीय समितियों
को लेकर के कोई प्रश्न आएगा पार्लियामेंट्री कमेटीज को लेकर के, और उसके संबंध, उसके सामने या उससे संबंध अगर कोई भी विषय आता है जहां पर आपको मतलब संसदीय कुछ विपथ गमन टाइप का, यानी कुछ नेगेटिविटी लिखनी है, तो ये जरूर लिखिएगा, क्योंकि जो एक्चुअल में मैंडेटेड है उसके पास देने की बजाय एक रास्ता निकाला गया है कि जहां पर हम इसको लीड कर सकें। तो ये अच्छा पॉइंट है। पार्लियामेंट्री कमेटीज पर जब भी लिखें, कुछ आलोचना वगैरह लिखनी हो तो वहां पर आप लिख सकते हैं। अब देखिए अन्य, वो तो हो गए 3, कुछ अन्य मुद्दे भी हैं गोपनीयता यानी निजता के बारे में, उसको उन्होंने अलग से उठाया है। गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत बड़े स्तर पर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही, चेहरे की पहचान पर। यही है बच्चा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, ये भी है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, ये भी है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। ये क्या टेक्निक है, यानी कि सरकार विभिन्न प्रकार के स्रोतों से, चाहे मीडिया की फुटेज से, सीसीटीवी कैमरे से, जहां भी कुछ घटनाएं हो रही हैं, या फिर स्थानीय लोगों के द्वारा भेजे गए वीडियोस को, यानी उनकी छवियों को देखती है, क्षेत्र पता लग जाता है किस क्षेत्र में, तो अपने आप है भाई किस क्षेत्र में हो रहा, तो उस क्षेत्र का आधार कार्ड, जितने भी डाटाज हैं सबका इस्तेमाल कर लिया जाता है। तुरंत जो है फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप फेस डालिए, एरिया डालिए, वो पूरा जो है क्या करती है, पूरा डाटा निकाल करके रख देती है, और उसके आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको दंड दिया जाता है। और इसको स्वीकार किया गया है, याद रखिएगा, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। और ठीक है ना, क्या आफ्टर द, उन्होंने कहा है, मतलब कि जब एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट हो रहा था, दिल्ली में राइट्स हो रहे थे, तब इन्होंने डिक्लेयर किया था कि पुलिस हैव आइडेंटिफाइड 1100 पीपल थ्रू फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, यानी पुलिस ने 1100 लोगों को पहचाना है इस टेक्निक के माध्यम से। लेखक ने कहा इस टेक्निक के माध्यम से लोगों की पहचान, ये वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी राइट्स। क्या है? वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी राइट्स है, यानी कि प्राइवेसी का उल्लंघन है। अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टॉपिक तैयार हो रहा है अपना, शानदार। यानी ये सब मुद्दे ना, कॉलोनियल मेंटालिटी, और हमें तो लिखना है भैया, हम कहां करें कि सरकार खराब है, हम तो लिख देंगे, विश्लेषक ऐसा लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस ओपिनियन। हमें क्या मतलब, लो भैया, अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, अकॉर्डिंग टू द हिंदू, अकॉर्डिंग टू समथिंग, अकॉर्डिंग टू समथिंग, समथिंग समथिंग करके हम अपनी राह निकाल लेंगे। इसलिए लिखने में सरकार की आलोचना करनी, आलोचना करने का भी एक तरीका होता है, जिससे आपको एज अ सिविल सर्वेंट भी अच्छा मार्क्स मिले, कोई नेगेटिविटी ना हो। तो ये हो गया, ये एक मुद्दा उठाया गया। अन्य मामले, अन्य में दूसरा मामला इन्होंने उठाया कि भाई जो आरोग्य सेतु, ये मतलब अन्य मामले। अब देखिएगा, आरोग्य सेतु जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप, आप सबको पता आरोग्य सेतु के बारे में, यहां पर उठाया गया। यानी किस लिए आया था, आप सबको पता, आरोग्य सेतु कोविड के मामलों को ट्रेस करने के लिए कौन पेशेंट प्लस है, कौन पेशेंट माइनस है। सरकार ने कहा कि यह ऐप मैंडेटरी है। जैसे मैं एक बैंक में गया था, वहां पर मुझसे पूछा गया ये चीज है आपके पास कि नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, तो जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स यानी तकनीकी एक्सपर्ट है, उन्होंने इस आरोग्य सेतु को क्या किया, क्रिटिसाइज किया, इसकी आलोचना करिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोटेक्शन मेजर है, यानी कि आपका व्यक्तिगत डाटा वहां पर है, तो उसका जो संरक्षण है वह बहुत कमजोर, उसका मिसयूज हो सकता है। प्रोटेक्शन मेजर उसका कमजोर है, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने यह बात बोली है। ये हो गया आपका। अब देखिएगा, यहां पर एडिटोरियल राइटर में प्रश्न उठाया, वेयर आर दीज डाटा स्टोर्ड, ये डाटा कहां स्टोर्ड है, किसी को पता है? दूसरा, हु हैज एक्सेस टू देम, इन डाटा तक किसकी पहुंच है? तीसरा, वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं है, यानी किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। जैसे प्राइम मिनिस्टर जो केयर फंड वाला सिस्टम था, इतना पैसा आया, किसी को नहीं पता है, वैसे ये आया। देखिए, लोकतंत्र में हम पसंद किसी को भी करें, प्रश्न पूछने का अधिकार हमेशा रहता है। लोकतंत्र की ये खूबसूरती ही होती है कि हम किसी से भी लगाव रखें, लेकिन प्रश्न पूछने का राइट है हमारे पास। तो सरकारें अगर मिस्टेक कर रही हैं तो प्रश्न पूछने का राइट आपके पास है। ये इन्होंने प्रश्न पूछा है, डेमोक्रेसी पर निबंध, बहुत बढ़िया टॉपिक अपना तैयार हो रहा है। आगे की रणनीति, अब ये कहा गया कि भाई ये जो ड्राफ्ट है, यानी जो आपका अभी बिल है, जो आपका निजता, अरे सॉरी, डेटा प्रोटेक्शन बिल, अभी ये अंडर जो है कंसिडरेशन है, अभी इस बहस के अंतर्गत है,
चर्चा में है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। आवश्यकता है इस बात की कि इन मुद्दों पर विचार करें और इसका एक बेहतर सलूशन करें। एक बहुत बढ़िया मौका है इंडिया के पास कि लोगों की प्राइवेसी को लॉक करे। क्यों? क्योंकि इंडिया में 740 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, तो स्वाभाविक है सरकार कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही को समझे। तो यहां पर पूरा फोकस क्या क्या रहा आपको पता है। अब कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं। द चैलेंजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अपॉर्चुनिटीज बेटर, ठीक है ना। तो इसको अभी मैं बाद में बताऊंगा, चूंकि ये विचारात्मक है। पहले तीसरा वाला उठा लेता हूं, क्योंकि अब मैं रिदम में हूं तो वो पहले खींच दूं। बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आएगा, कई बार आया हुआ। ये आएगा नहीं, ये केवल विचारों को मजबूत करेगा। ये वैचारिक है, यानी कि आरक्षण पर है और वैचारिक है। हालांकि मैं तो उसमें भी कुछ न कुछ IQ अच्छा कर ही दूंगा, लेकिन फिर अभी फिलहाल के लिए वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट है नहीं, तो इसको इसके बाद लूंगा, यानी कि ये वाला इंडियन एक्सप्रेस वाला नहीं, ये भी नहीं लूंगा 1 मिनट के लिए, क्योंकि पहले खूबसूरत वाला कर दूं, मजा आ जाए जिससे आपको। ठीक है ना, आ जाओ भाई, कहां गए। बूस्टिंग इंडिया विथ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, अच्छा टॉपिक है। इंडियन ओशन, यानी अब आप समझ गए होंगे हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर पर लगातार प्रश्न आए हैं और कभी भी आ सकते हैं, चाहे 20 हो 21 हो, कभी भी। मैंने हमेशा प्रोजेक्ट मौसम करके एक बार पूछ ही लिया था। तो अब यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि जो इंडियन ओशन है, यानी उस समुद्री डोमेन में, समुद्री डोमेन का मतलब होता है हिंद महासागर में भारत को जागरूकता भी फैलानी है, उसके साथ साथ मतलब प्रत्येक प्रकार से वहां पर अपनी सुरक्षा को मजबूत करना है। हिंद महासागर, आप टॉपिक नोट कर सकते हैं, हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा रणनीति क्या हो, आप यह पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये ठीक है। अब यहां पर सीधा सारांश क्या होगा भाई, जो चीनी गतिविधियां, चाइनीज एक्टिविटी हैं, इन्हीं एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए इंडियन ओशन में भारत को अपनी एक बेहतर मैरीटाइम स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी प्लस स्ट्रेटेजिकल कोऑपरेशन भी, दोनों प्रकार से भारत को लेकर के चलना पड़ेगा। ये यहां पर डिस्कस किया गया, तो इंपॉर्टेंट है, बताने की आवश्यकता नहीं। ज्योग्राफी में जैसे प्रोजेक्ट मौसम जब पूछा था, वो ज्योग्राफी को लेकर आ गया था। हिंद महासागर, अगर मैं तो हिंद महासागर को लेकर के ज्योग्राफी में भी भाई उसकी उपयोगिता क्या। इंटरनल सिक्योरिटी यानी सामुद्रिक सुरक्षा बताने की जरूरत नहीं है, पूछेगा ही पूछेगा। इंटरनेशनल रिलेशन यानी विभिन्न देशों के बीच क्या है, यानी जो सहयोग है, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक, इन ये सब जो समूह है, तो ढेर सारे समूह हैं जो हिंद महासागर में है, भारत उनका एक गहरा सहभागी है। तो यानी मैंने यहाँ क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं बनाया, लेकिन ये ज्योग्राफी में भी आ सकता है हिंद महासागर पे, इंटरनल सिक्योरिटी में भी आ सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन GS में आ सकता है, और प्लस PSIR यानी आपका PSIR में भी आ सकता है। और जो डाटा प्रोटेक्शन बिल पढ़ा है आपने, वह लोक प्रशासन में आ सकता है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप यहां से ध्यान रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है, नेचर ऑफ द एनिमी एट सी, समुद्र पर दुश्मन की प्रकृति, नेचर ऑफ द एनिमी एट सी। अब इसको पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक स्टेटमेंट है, मैं पढ़ना चाहूंगा वो, क्योंकि मुझे मतलब जो चीन के महान सैन्य रणनीतिकार है सुन त्जू का एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से ये एडिटोरियल शुरू किया गया था। तो पहले मैं वो स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, वो स्टेटमेंट जो है शेयर करना चाहता हूं, तब आपको समझ में आएगा। ध्यान से इसको समझिएगा, काफी बड़ा था इसलिए फिर यहां लिखने में एक तो हिंदी इंग्लिश में टूटन बहुत हो रही थी, तो फिर वो मैंने ठीक है अपने पास मोबाइल में ही रख लिया। यानी सुन त्जू, क्या नाम है बच्चों, इनका नाम याद रखिएगा, सुन त्जू। गुरिल्ला युद्ध अगर आपने पढ़ा हो, सुन त्जू, तो सुन त्जू से ही गुरिल्ला वार का संबंध माना जाता है, गुरिल्ला वार, सुन त्जू, ठीक है ना। तो ये कौन थे, सैन्य सिद्धांतकार थे या मिलिट्री आप मान सकते हैं, ये विचारक थे। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट, इनका जिक्र किया गया है कि युद्ध में महत्वपूर्ण तत्व क्या है, युद्ध में महत्वपूर्ण तत्व पूर्वाभ्यास है। यानी कि आपको पहले से ही हर चीज पता होनी चाहिए, यह चीज कहा गया। यानी आप पहले ही अभ्यास कर लो, जब युद्ध आए तब युद्ध, अगर आप जब युद्ध हो रहा है तब तैयारी करते हो तो अच्छी बात नहीं। यानी इन्होंने कहा कि युद्ध में, वॉर में सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है वो है पूर्वाभ्यास, पहले ही
आप हर चीज की तैयारी कर लीजिए। लेकिन अब देखिए कितना बढ़िया है। अब आप कहेंगे अरे ये क्या करे, तो सब कहते हैं, अब देखिए जरा, लेकिन यह ना तो आत्माओं से होगा, ना देवताओं से होगा, और ना ही अतीत की घटनाएं से आप कुछ भी सीखें या ना सीखें उससे होगा। यह होगा, साफ साफ इन्होंने कहा कि उन लोगों के द्वारा, यानी उन रणनीतिकारों के द्वारा जो समय से पहले ही अपना एक सहयोगी तंत्र, यानी कि अपने लिए जो मित्र होते हैं ढेर सारे, वो ढूंढ लें। तो यानी हम यहां पढ़ने जा रहे हैं कि इंडियन ओशन में भारत को क्या करना पड़ेगा। यदि वो चाइना को काउंटर करना चाहता है तो उसको अपने ढेर सारे सहयोगियों को आगे लेकर के आना होगा। एक बेहतर कॉपरेशन के साथ सामरिक और आर्थिक दोनों हितों को संचालित करना होगा। तो हिंद महासागर यानी अब आप पढ़ने जा रहे हैं, और इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने कहा कि हमें हिंद महासागर, एक प्रश्न भी आप लिख लीजिए, हिंद महासागर में सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से क्या चुनौतियां हैं, इसके लिए भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसे स्पष्ट करते हुए यह भी बताइए कि हिंद महासागर की सामरिक आर्थिक उपयोगिता को समझते हुए भारत क्या रणनीति अपना रहा है। तो यह आपका पूरा टॉपिक हो गया। जो जो लिखा हुआ वो पढ़ लीजिएगा, कुछ पॉइंट और आएंगे बाद में, उसको आप कर लीजिएगा। अब देखिए, तो चुनौतियों में सबसे पहले क्या कहा कि समुद्र पर, यानी नेचर ऑफ द एनिमी एट सी। टुडे द एनिमी एट सी इज ऑफन अनरिकॉग्नाइज्ड, यानी साफ कहा गया है कि हम बहुत से ऐसे शत्रु हैं जिन्हें पहचान ही नहीं सकते। यानी चाइना तो है, उसको हटा दीजिए, लेकिन चाइना के अलावा भी बहुत से हैं। यानी आपको पहले से समझना होगा, टेररिस्ट हैं, ठीक है ना, जो पायराइट्स, आप कैरेबियन मूवी आप, यानी समुद्री जो लुटेरे होते हैं, ठीक है, और भी जो क्रिमिनल्स होते हैं या समुद्री लुटेरे, यानी कि टेररिस्ट हैं, पायरेट्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, सी रॉबर हैं, ये सब क्या है, यानी आज इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़े थ्रेट है इन द टर्म्स ऑफ इंडियन ओशन। तो चाइना तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये सब भी बहुत बड़े थ्रेट है, ठीक है। तो ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि भारत एक बेहतर कॉपरेशन करे। ऐसे में आवश्यकता किस बात की है, मोर विजिलेंट, ज्यादा सतर्क रहने की, हाई ग्रेडेड सेंसर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क की, उच्च ग्रेड सेंटर और सेंसर और संचार नेटवर्क की आवश्यकता है। तो अब आप देख सकते हैं चुनौतियां भी आ गई। मैंने पहले ही कहा कि 4-5 लाइनें आपको पता होती हैं, आप आंसर लिख ले जाते हैं। तो ये चुनौतियां भी हैं, चुनौतियों का देख सकते हैं, यानी हमें क्या करना चाहिए। अब फिर अगर ये हमें करना है, यानी हमें कम्युनिकेशन नेटवर्क मजबूत करना है, सेंसर्स, ठीक है ना, अधिक विजिलेंट वहां पर एस्टेब्लिश करना है, तो हम वहां पर, इसका मतलब क्या होता है, ये सभी शब्द कहते हैं, यानी सर्विलांस, यानी हमें निगरानी अच्छी रखनी है। तो निगरानी यानी सर्विलांस कैसे सुधारें। अब ये बताया गया कि अगर ये सारी चुनौतियां हैं तो उनके लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए, यानी कि सर्विलांस चाहिए। तो अब हम सर्विलांस के लिए, देखिए पॉइंट नोट करते चलिएगा, सर्विलांस के लिए क्या करना है। तो सिंपल कहा गया कि भैया जो भी मतलब देश हैं, कौन से, मतलब इंडियन ओशन में जो भारत के साथ बेहतर कॉपरेशन में, वहां पर आप राडार स्टेशन की स्थापना करिए, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कहां पर, मालदीव में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, मॉरिशस में, सेशल्स में, श्रीलंका में, इन सभी देशों में भारत ने राडार सिस्टम को लगाया भी है। ये सब भारत के राडार सिस्टम के अंतर्गत आ रहे हैं। इंडियन ओशन कंट्रीज कौन कौन है, अब आप देख सकते हैं पूरा हिंद महासागर। तो अब ये देखिए, ये नीले वाले भी हैं, ठीक है ना, ये लाल वाले भी हैं, जितने हैं सबके नाम आप देख सकते हैं। ये आपका हो गया प्यारा इंडिया, इंडियन ओशन कंट्रीज यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अब हमारे हिंद महासागर के पड़ोसी, आवर इंडियन ओशन नेबरर्स, ये सब फैक्ट आपको पता होना चाहिए, हैं बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस एंड सेचल्स। अब आप देख सकते हैं अब क्या किया गया इन सब के साथ, यानी इन सब के साथ भारत सरकार क्या कर रही है, यानी कि यहां बताया गया कि अभी मतलब खबरें हैं, ये नहीं है कि मतलब कर दिया गया, खबरें हैं, वहां लिखा हुआ है एडिटोरियल में, इट इज इन न्यूज, यानी खबरें हैं। क्या है कि जो भारत है, यानी ये सभी देश अपने जो लाइजन ऑफिसर्स होते हैं, जिन्हें संपर्क अधिकारी कहते हैं, एट द इंडियन नेवीज, यानी ये सभी देश अपने अपने ऑफिसर यानी संपर्क अधिकारी जो
समुद्र मतलब हिंद महासागर की सुरक्षा से जुड़े हुए होंगे, वो इंडियन नेवी का एक सेंटर है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, इतना नाम है इन गुड़गांव। तो ये सब इसमें अभी आकर के क्या हो जाएंगे, कुछ दिन के लिए यहां पर आकर के काम करेंगे मिल करके। तो भारत सरकार ये काम करने जा रही। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, क्या है प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन कहां पर है, गुरुग्राम में। तो यह प्रीलिम्स का क्वेश्चन, यानी इन सब को लेकर के भारत आगे चल रहा है, यानी वो अपने सहयोगी ढूंढ रहा है। इसके अलावा भारत, इंडिया ने कहां कहां पर लाइजन ऑफिसर नियुक्त किए हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियन ओशन। तो भारत ने भी अपने संपर्क अधिकारी या कह सकते हैं लाइजन ऑफिसर नियुक्त किए हैं, कहां पर, मेडागास्कर, यानी कहां पर, ये देख सकते हैं आप, मेडागास्कर आपका यहां था, ठीक है ना, कहां पर, ये देखिए मेडागास्कर में भारत ने नियुक्त किया है अपना एक अधिकारी यानी लाइजन ऑफिसर। रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ये कहां पर है, मेडागास्कर में, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा भारत ने यूरोपियन मैरीटाइम अवेयरनेस इन द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, इसका नाम है EMASOH, वहां पर भी अपना एक अधिकारी, जो अबू धाबी में है, वहां पर भी अपना एक अधिकारी नियुक्त किया। यह भी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण, यह भी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण। यानी भारत सरकार मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कर रहा है। लाइजन अधिकारी जो है विदेश, जो हमारे हिंद महासागर के सहयोगी राष्ट्र हैं, उनके हमारे यहाँ आकर के काम कर रहे हैं, और हम जो है विभिन्न क्षेत्रों में जहां भी सेंटर है वहां पर अपने लाइजन अधिकारी भेज रहे हैं। अब इसके बाद क्या है, इंडिया ने, अब एक तो हो गया संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति का मामला, हम वहां दे रहे हैं, वहां से हमारे आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, अब भारत ने और क्या किया है। तो भारत, यानी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, चुनौतियां क्या हैं, तो हमको पता लग गई भाई चुनौतियां क्या हैं, वो तो पिक्चर क्लियर है, चाइना है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य चुनौतियां। समाधान क्या है, तो हमें सर्विलांस कनेक्टिविटी चाहिए, एक बेहतर नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क के लिए भारत ने क्या किया, जो पड़ोसी उनके मतलब देश हैं इमीडिएट हिंद महासागर में, जो हमारे पड़ोसी हैं, तो उनके साथ हमने क्या किया कि जो संपर्क अधिकारी होते हैं, आप उसको कॉमन भाषा में कह सकते हैं, उनको हमने अपने गुरुग्राम सेंटर में नियुक्त कर लिया है। अब हम लोग मिल करके काम करेंगे एक। इसके साथ भारत ने मेडागास्कर और अबू धाबी में जो रीजनल सेंटर्स हैं वहां पर अपने लाइजन अधिकारी भेजे, एक ये हो गया। दूसरा क्या कर रहा है भारत, यानी भारत ने सागर विजन आरंभ किया। सागर का मतलब S फॉर सिक्योरिटी, A फॉर एंड, G फॉर ग्रोथ, ठीक है, A फॉर ऑल, इन द, R फॉर रीजन, सागर। ये 2015 में भारत ने स्टार्ट किया। ये अपने आप में इंडिपेंडेंटली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, ये मेंस में भी पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। सागर को लेकर के, जब प्रोजेक्ट मौसम को लेकर के पूछ सकता है तो सागर को भी लेकर के पूछ सकता है। तो सागर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, यानी कि सुरक्षा और समृद्धि फॉर ऑल इन द रीजन 2015। ये किस लिए है, ये आइडिया ऑफ इंडिया को प्रमोट करने के लिए। किस प्रकार का आइडिया ऑफ इंडिया, एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड प्रेफर्ड पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ये एक आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया है, किसके लिए, कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण सिक्योरिटी प्रोवाइडर और प्रेफर्ड पार्टनर के रूप में, यानी सबके विश्वसनीय सहयोगी के रूप में भारत वहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। टू इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, अगला, यानी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए समुद्री सुरक्षा को भारत बहुत महत्व देता है। मैरीटाइम कॉमन्स एंड कोऑपरेशंस के लिए भारत की महत्ता को यह प्रमाणित करता है, याद रखिएगा। बट यहां पर एडिटोरियल राइटर ने कहा सागर ये कर रहा है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जो प्लान और स्ट्रेटजी है उसे और फोकस बनाने की आवश्यकता है। हिंद महासागर की इंपॉर्टेंस क्या है, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर हिंद महासागर की इंपॉर्टेंस नहीं पता है तो हिंद महासागर का जो सामरिक पहलू है वो हम नहीं लिख पाएंगे। तो हिंद महासागर का महत्व, मतलब सामरिक इंपॉर्टेंस क्या है, आर्थिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो महत्व क्या है, ये अब आप देख सकते हैं। इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट वाटर बॉडी, हिंद महासागर देख सकते हैं थर्ड लार्जेस्ट वाटर बॉडी है, या ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। यहां पर वाटर वेज हैं 4 क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, 4 गंभीर रूप से महत्वपूर्ण वाटर वेज यानी जल मार्ग हैं। स्वेज नहर इजिप्ट मिस्र में, बाब एल मंडेब जो है जल संधि है, ठीक है। तो ये जिबूती और यमन में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, हार्मुज स्ट्रेट ईरान ओमान
और स्टेट ऑफ मलक्का, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है। और ये प्लीज अगर आप याद रख लेंगे, इतना बढ़िया हिंद महासागर का कंटेंट, उसकी इंपॉर्टेंस, भारत सरकार अभी क्या कर रही है, क्या क्या चुनौतियां हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प में आपको नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा है। अब यहां से आते हैं इंडियन ओशन कंट्रीज के बारे में है, यानी कि अब ये बताया गया है कि आगे का रास्ता क्या है। तो जो हिंद महासागर के देश हैं, जिनका नाम अभी अभी आपने पढ़ा है, दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ व्यापार, संस्कृति और सैन्य बातचीत का एक लंबा इतिहास रहा है, यानी ये पूरे विश्व से कनेक्टेड कंट्रीज हैं, ठीक है ना। एक दूसरा क्या है, यानी कि वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन, जनसंख्या है, या इंडियन ओशन जो रीजन है उसका 3 में से 1 हिस्सा यहां है। जो लैंड मास है उसका 25% है। और इसके अलावा जो ऑयल एंड गैस रिजर्व है पूरे विश्व में, 100 में से 40 यहां पर है। तो इसका मतलब है ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इसलिए हमें बहुत गहरे स्तर पर हिंद महासागर की रणनीति को लेकर के चलना है। आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए। एक और टॉपिक है, उसको करा के तब उधर चलेंगे, द परसूट ऑफ असांजे। तो आपको पता होगा, पहले कहानी पढ़ लेते हैं, एक घटना, असांजे की खोज। यहां पर असांजे कौन है आपको अभी पहले पता लगेगा। तो चलिए पहले असांजे, फिर आते हैं सारांश पे। इसमें कुछ मत आप लोग नोट्स वगैरह लिखिएगा, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं फिर बताता हूं। अब आप खुद बताइए, जब इतना डीप जाऊंगा तो टाइम तो यार लगना ही लगना एडिटोरियल में, क्योंकि हम लोग जीएस, मैं उन बच्चों के लिए काम कर रहा हूं जो कभी दिल्ली नहीं आ सकते बच्चा। इसलिए मेरी मेहनत को कभी ये मत कहा करो आप लोग कि कोई भी हो कि टाइम लगता है। ये हमेशा याद रखिएगा, मेरी मेहनत उन बच्चों के लिए है, याद रखिएगा, जो कभी भी दिल्ली वगैरह आ नहीं सकेंगे, ठीक है, जिनको इकोनॉमिकली दिक्कत है, लेकिन वो अपने घर में बैठे, मैं हिंदू से ही, एनसीईआरटी से ही उनको उनकी यूपीएससी की यात्रा करा सकता हूं। ये मुझे, मेरे ऊपर विश्वास है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा। तो इस वजह से मैं जो है, मैं, आप लोग खुद बताइएगा, अब मुझे इतनी बड़ी केस स्टडी पढ़ाने की क्या जरूरत, मैं एथिक्स तो पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो चाहूं हिंदू निपटा के चला जाऊं, केवल इसलिए करता हूं, आप ट्रस्ट करिए। आप चाहे मुझे स्वीकार करें या स्वीकार, खैर आपने स्वीकार कर लिया है, नेगेटिव नहीं हूं मैं तो पॉजिटिव हूं, लेकिन आप ट्रस्ट करिए, ये सब जो प्रश्न आए हैं ना, इस प्रश्न का पी भी सिखाया नहीं जाता है, ये याद रखिएगा। कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप गर्व करेंगे, लेकिन जब आप परीक्षा में, चाहे प्रीलिम्स मेंस में, वहीं से सबसे बड़ी समस्या शुरू होती। तो इसलिए मैं उन बच्चों के लिए काम कर रहा हूं जो एक्चुअल में नीडी हैं, जॉब में हैं, हाउसवाइफ्स हैं, इकोनॉमिकली वीक है, तो उनको मैं हिंदू के द्वारा यूपीएससी बनवाने की एक राह, कल से लिखा जाएगा, हिंदू के माध्यम से यूपीएससी रैंक लगाने की एक नई कोशिश, पहली स्लाइड पे ये लिखा जाएगा, जिससे कि कोई ये ना कहे कि लंबा चलता है कि छोटा चलता है। मैंने आज, सोचिए मेरी प्रतिबद्धता क्या है, नेगेटिव भी मैसेज आता, मैंने 8 बजे का लेक्चर हिंदी साहित्य का हमारा था, उसको मैंने अब सुबह शिफ्ट करवा लिया है 8 बजे, जैसे उन बच्चों की भी क्लास ना नुकसान हो, चूंकि ये क्लास लंबी जाएगी ही जाएगी, चूंकि 2 अखबार कवर कर रहा हूँ, 2 अखबार, वो भी एक एक नहीं, जो जितने अच्छे आते हैं सब उठा लेता हूँ, तो मुझे तो टाइम लगना ही लगना, ठीक है। GS4 एक केस स्टडी पढ़ते हैं पहले, फिर आते हैं जूलियन असांजे वगैरह में क्या पढ़ा रहा हूं। एडवर्ड स्नोडन, ये 2018 का है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ओपन कर सकते हैं अपना अपना, ठीक है, 2018। एडवर्ड स्नोडन एक कंप्यूटर विशेषज्ञ तथा CIA के पूर्व व्यवस्था प्रशासक थे। CIA जो वहां की खुफिया एजेंसी है US की। इन्होंने सरकार के निगरानी कार्यक्रम, आप लोगों ने सुना होगा ऑपरेशन प्रिज्म करके चर्चा में था, यानी अमेरिका क्या करता था कि पूरे विश्व से सारी सूचनाएं एकत्र करता है, जैसे इंडिया, चाइना करता है, जैसे अभी आपने पढ़ा सरकार करती है, वही चीज है। तो अमेरिका कर रहा था पूरे विश्व की, हमारी ताकत हमारे देश के लोगों की, हम उनकी कर रहे हैं, चाइना की है थोड़ी और बड़ी, अमेरिका की पूरे विश्व की, अमेरिका वो कर रहा है। तो आपने पढ़ा होगा। तो सरकार के निगरानी कार्यक्रम के अस्तित्व के बारे में गोपनीय सरकारी दस्तावेजों का खुलासा प्रेस को कर दिया
कि सरकार किस प्रकार से पूरे विश्व में विभिन्न संस्थाओं की निगरानी करती है, विभिन्न देशों की निगरानी करती है। इन्होंने खुलासा कर दिया। आप देख लीजिए, ऑपरेशन मतलब इन्होंने खुलासा किया सीआईए के अधिकारी, और यूपीएससी ने टपाक से पूछ लिया, इसको कनेक्ट कर दिया। यानी करंट की न्यूज है कि नहीं। यानी यूपीएससी क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि आप खूब बढ़िया से करंट पढ़िए, जैसे टीना डाबी ने कहा था, मेंस इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। 90% के बारे में उन्होंने कहा, 10% यानी वह जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कुछ ट्रेडिशनल्स आ जाते हैं, बाकी सब ठीक है। तब आप देखिए ये घटना हुई। अब फिर क्या कहा गया, अनेक, अब इंटरलिंक कर दिया, अनेक विधि विशेषज्ञों यानी लॉ के जो भी, और अमेरिकी सरकार के अनुसार उसके इस कार्य से जो वहां का गुप्त अधिनियम, यानी सभी का एक अधिनियम होता है, 1917 का उल्लंघन। यानी सरकार ने कहा कि उसने, सरकार चूंकि काम कर रही थी, सरकार के उस काम में वो भागी था और उसने उल्लंघन किया, जिसके अंतर्गत राज्य गुप्त बातों का सार्वजनिकरण राजद्रोह माना जाता है। यानी कि अगर आपने, अरे जैसे अपने आप भी ना, हमने कई बार पढ़ा कि सूचनाओं को गुप्त रखना, तो इस अधिनियम के तहत अगर कोई भी अधिकारी जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, अगर वो क्या करता है, कोई भी खुलासा करता है सरकार की उस योजना के बारे में, तो वह राजद्रोह है। जैसे आपके यहां राजद्रोह लगता है ना, तो वैसे राजद्रोह माना जाता है। अब आप देखिएगा क्या है राजद्रोह माना, यानी एक हो गया, यहां पर प्रूफ कर दिया गया कि अमेरिकी कानून के हिसाब से स्नोडेन का यह कर्म जो था वो क्या है, वो राजद्रोह है। क्या है ये राजद्रोह है। अब आप यहां से देखते हैं, इसके बावजूद कि स्नोडेन ने कानून तोड़ा था, उसने तर्क दिया कि ऐसा करना उसका एक नैतिक दायित्व था। क्या बोला, ऐसा करना उसका एक नैतिक दायित्व। अब देखिए टक्कर आ गई, कानून और नैतिकता। देख लीजिएगा, उसने अपनी जानकारी सार्वजनिक करने को विसल ब्लोइंग यह कहकर उचित ठहराया कि जनता को यह सूचना देना कि उसके नाम पर क्या किया जाता है और उसके विरुद्ध क्या किया जाता है, बताना उसका कर्तव्य है। आप देख लीजिए, अगर आप यूज करना चाहते हैं, केस स्टडी अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, क्या हम ये नहीं लिख सकते, व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना क्यों महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, स्नोडेन का एग्जाम्पल देंगे कि नहीं देंगे, व्यावसायिक सक्षमता है, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट था, इसीलिए सीआईए में गया, काम भी किया, सरकार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में शामिल भी हुआ, लेकिन नैतिक था, बर्दाश्त नहीं कर पाया। करते 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 जब हो गया, पाप का घड़ा भर गया, फोड़ दिया इसने घड़ा, और पूरे विश्व में अमेरिका की जबरदस्त बेइज्जती हुई। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, देख लीजिए। तो ये होता है, यानी देश काल परिस्थिति में मानव कल्याण, स्नोडेन का एग्जाम्पल लगा दीजिएगा। देख सकते हैं, केस स्टडी ही आपके एथिक्स के प्रश्न का उत्तर, थ्योरी का उत्तर। इसका मतलब यूपीएससी कुछ नहीं है, केवल एक खेल है। अगर बंदर सक्षम है तो फिर वह खेल, समझ रहे हैं ना, मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो शब्द अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए उसको मैंने जब्त कर लिया, लेकिन हम लोग अच्छे से खेल सकते हैं, ठीक है ना, बहुत आसान। स्नोडेन के अनुसार सरकार द्वारा निजता के उल्लंघन को वैधानिकता की परवाह किए बिना उसको उजागर करना चाहिए, क्योंकि इसमें सामाजिक क्रिया तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे। उसने सरकार को सलाह दे डाली कि ऐसा करो कि तुम इसको जो है खुद ही बता दो, इसमें काफी दिक्कत है, सार्वजनिक नैतिकता। देख लीजिए, आपके सिलेबस में नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध, सार्वजनिक एवं निजी, यानी निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, तो सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, लोक प्रशासन में नीति शास्त्र, सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंता यही है, दूसरों के यहां खुफिया जानकारी ली जा रही है। अनेक व्यक्ति स्नोडेन से सहमत थे, केवल कुछ ने यह तर्क दिए कि स्नोडेन ने कानून तोड़ा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया है, जिसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं कि स्नोडेन का कार्य कानूनी रूप से प्रतिबंधित होते हुए भी नैतिकता की दृष्टि से उचित था? बताइए बताइए बताइए, क्यों या क्यों नहीं? क्यों भैया, क्यों उचित था?
अगर था तो और क्यों नहीं था, इस विषय में परस्पर स्पर्धी मूल्यों को तोलते हुए, यानी इन्हीं दोनों में से बताना है, था या नहीं था, छोड़ दीजिए, था या नहीं था, नैतिक था या नहीं था। तो था, ऑब्वियस है, आप नीति शास्त्र का पेपर लिखने चिपका मारिएगा था, और अमेरिका कौन सा हमारा, लपेटी अमेरिका को। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं एक। लेकिन फिर लास्ट में ये भी लिखना है, क्योंकि वो पक्ष भी है लेकिन नैतिकता वाला पक्ष अधिक, और लास्ट में एक लाइन लगा दीजिएगा कि अमेरिकी कानून के अनुसार, बचने के लिए कि एग्जामिनर पता नहीं किस सेट ऑफ माइंड से चेक करेगा। तो एक पॉइंट यह भी लिख दें कि हाँ, लेकिन यह माना जाता है कि राष्ट्र की सेवा में इस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, प्रत्येक राष्ट्र करता है, कराता है। तो मतलब नैतिक होते हुए भी इसीलिए अमेरिका में इस पर प्रश्न उठाया गया, बस बात खत्म हो गया, बच गए हम। अब ये मैंने क्यों कराया, सेम ऐसी ही एक कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं असांजे की भी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, असांजे की भी कहानी। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे का प्रत्यर्पण ब्रिटेन चाहता था, ये अमेरिका चाहता था, बट ये अभी ब्रिटेन में है। ब्रिटेन की अदालत ने कहा कि हम विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिका को नहीं देंगे। ये वहां की जिला न्यायाधीश ने कहा कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं। अब पूरी कहानी समझिए, ये असांजे साहब क्या है क्या नहीं, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए, असांजे पर एक दशक पहले अमेरिकी सेना के गोपनीय दस्तावेज प्रकाशित करने को लेकर जासूसी का आरोप है, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, असांजे पर सेम वैसा ही केस यहां पर फिर आ गया, आया है कि नहीं आया, चलिए एक बार बताइए। जूलियन असांजे, ठीक है ना, ये आप यहां पे देख सकते हैं यहां पर, यानी अमेरिकी सेना के गोपनीय दस्तावेज। अब ये देख सकते हैं फिर वैसा ही केस है, ठीक है। अमेरिकी जो भी लॉयर्स थे उन्होंने असांजे पर जासूसी के 17 आरोप लगाए। एक आरोप कंप्यूटर के दुरुपयोग का भी है। इन आरोपों में अधिकतम सजा 175 साल कैद है, ठीक है ना। तो ये हो गया असांजे, यानी इस प्रकार के मुद्दे आते हैं, ठीक है। असांजे को स्वीडन के आग्रह पर 2010 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था। स्वीडन ने 2 महिलाओं के साथ रेप और यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर असांजे से पूछताछ करना चाहता था, यानी वही था, अमेरिका के प्रेशर में सब सत्य था नहीं था, लेकिन फिर भी जैसा कुछ विश्लेषक कहते थे कि उनको फंसाने का। असांजे ने स्वीडन भेजे जाने से बचने के लिए 2012 में, चूंकि स्वीडन अगर ये गए होते तो अमेरिका इनको मंगा लेता, 2012 में लंदन स्थित इक्वाडोर के दूतावास में शरण ली थी। इक्वाडोर, और इक्वाडोर ने, अब अगर किसी के दूतावास में गया तो अब तो आपको पता है कि वो तो विदेशी क्षेत्र है, कोई वहां पर आपका कानून तो लगेगा नहीं। इस तरह वह ब्रिटेन और स्वीडन के अधिकारी की पहुंच से बहुत दूर हो गए। इसके बाद असांजे अप्रैल 2019 में दूतावास से बाहर आए, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें जमानत लेकर भागने के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार, यानी इस प्रकार के केसेस तो आप इनको याद रखिएगा, इनका नाम, इस पर मैं केवल बस ये सिखाना चाहता था आपको, इस प्रकार की केस स्टडी आती हैं। तो करंट अफेयर्स इसलिए महत्वपूर्ण होता है, क्यों, क्योंकि चर्चा यहां पर हमेशा रहती है, ठीक है ना। एडिटोरियल राइटर ने कहा कि अमेरिका को विकीलीक्स के बारे में अधिक सौम्य दृष्टिकोण रखना चाहिए, और ठीक है ना, असांजे के अभियोजन को छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई बहुत गलत नहीं किया था। उन्होंने जो भी खुफिया सूचनाएं साझा की थी वह जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव जो मतलब ह्यूमैनिटी है उसके हित में था। लेकिन स्वाभाविक, आपको पता ही कि अब अमेरिका इतना ताकतवर राष्ट्र है, मीडिया पर कंट्रोल कर सकता है। जब हम, भाई आप देखिए हिंदुस्तान में सरकारें क्या करती है, मीडिया पर कंट्रोल कर लेती हैं, अभी भी पहले भी, तो पीछे भी वो तो अमेरिका है, अंकल सैम, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं जो विश्व में महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, ये सारी घटनाएं, अब जैसे असांजे का मुद्दा है, हो सकता है आगे इस पर कोई प्रश्न आए ना आए, तो आप असांजे और गोपनीयता इसको लेकर के एग्जाम्पल के रूप में आप कहीं कोट कर सकते हैं एथिक्स में। चूंकि सोनेडन वाला मैंने बताया, तो उसी तर्क पर असांजे वाले को फिट कर लीजिए। तो ये मैं कहना चाहता हूं, यूपीएससी ये है बच्चों, यूपीएससी वो नहीं है जो हम किताबों में ढूंढ रहे हैं, किताबों से बाहर है यूपीएससी। यानी टीचर की जिम्मेदारी, मेरी जैसे मैं हूं, तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी, आपकी जिम्मेवारी कम है, क्योंकि आप अभी क्या है, 18 19 20 साल के जो सीनियर है, मान लीजिए तो हो गए सीनियर, लेकिन 18 19 20 साल के जो बच्चे हैं उनकी
जिम्मेवारी नहीं, मैं कभी नहीं मानता हूं, क्योंकि आपको जैसा सिखाया जाएगा आप वैसा ही सीखेंगे, इसमें आपकी गलती नहीं है। तो इसलिए इसमें मैं हमेशा अपनी गलती मानता हूं, मैं अपनी यानी अध्यापक, मैं मतलब खुद के, कोई और अध्यापक नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारे पढ़ाने में ही कमी है, यानी मेरे पढ़ाने में कमी है कि बच्चे तैयार नहीं हो पा रहे। नहीं तो टीचर क्या जो बच्चों को बिल्कुल तैयार ना कर दे। ट्रस्ट करिए यार, इस पृथ्वी पर देख रहे हो चंद्रगुप्त मौर्य तैयार कर दिया, और एक नहीं हजारों यार, एक चंद्रगुप्त मौर्य पे इतिहास लिख दिया गया, इसलिए हमें पता है। आप सोचिए कितने ना जाने कितने प्राचीन काल के महान महान छोटे छोटे शासक, दलित जातियों के, जनजातियों के इतिहास ही नहीं लिखा गया। इतिहास जिसके हाथ में रहा, आइए, तो ऑब्वियस है, ठीक है। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। वो थोड़ा ऊपर चला गया होगा, मैं थोड़ा, एक मिनट, क्या है देख सकते हैं आप, द चैलेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अपॉर्चुनिटीज बेटर, अवसरों को बेहतर ढंग से वितरित करने की चुनौती। यहां पर जो एडिटोरियल लिखा गया ये डायरेक्ट कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली एक विचार दे रहा है, जिस विचार को मैं संक्षेप में बता रहा हूं, नोट्स आप अपने आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में नहीं है। यहां पर यह कहा गया, सारांश से ही स्पष्ट है, द लाइन बिटवीन रिजर्व एंड जनरल इज ब्लरिंग, इंपैक्टिंग रिजर्वेशन एज एन आइडिया एंड एज प्रैक्टिस। यानी आरक्षित और सामान्य के बीच की रेखा अब धुंधली हो रही है, ठीक है ना। और एक विचार और अभ्यास के रूप में आरक्षण को प्रभावित करे, इसका मतलब क्या, लाइन बिटवीन रिजर्व एंड जनरल, यानी कि जैसे क्या है कि भाई जनरल कैंडिडेट और रिजर्व कैंडिडेट यानी एससी, एसटी, ओबीसी, तो इन्होंने एक विचार दिया, यहां पर एक विचार दिया कि अब ये धुंधली हो रही, और धुंधली क्यों हो रही, तब आप यहां से देख सकते हैं, ऑब्वियस है, ईडब्ल्यूएस कोटा, यानी श्रवण जातियों में भी जो गरीब है उनको भी रिजर्वेशन दिया गया। तो यानी श्रवण जातियों में जो गरीब हैं, तो इसका मतलब क्या है, अब देखिएगा, जो गरीब है इसका मतलब आर्थिक आधार आया कि नहीं आया, यहां पर आर्थिक आ गया, आर्थिक आधार आ गया। एडिटोरियल राइटर यही कह रहे हैं कि अब ये जो है अंतर कम हो रहा है, तो ऐसे में हमारी मानसिकता में जाति आधारित जो आरक्षण है उसकी बजाय आर्थिक आधार को सेटल करना चाहिए, यानी आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हैं, ठीक है ना, आर्थिक आधार पर। तो इन्होंने कहा क्यों, क्योंकि जाति एक स्टीरियोटाइप इमेज हो जाती है, जाति को इन्होंने कहा कि स्टीरियोटाइप इमेज हो जाती है कि यह जाति, यह जाति। अब उस जाति में कुछ लोग अगर आगे भी निकल जाएं, अपनी मेधा से भी निकल जाएं, तब भी एक माइंडसेट होता है जो अन्य जातियों का, कि उनके मन में यही लगता है कि यार ये धक्के, ये क्या है, ये मतलब धक्के से ही ऊपर आए, यानी कि रिजर्वेशन से ही ऊपर आए। धक्का इसलिए चूंकि यहां पर ऐसे ही टफ वर्ड इस्तेमाल किए गए, ठीक है। आई होप आप मुद्दा समझ गए। तो एक वैचारिक है ये कि जो है जाति के आधार पर जो आरक्षण दिया गया। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि 2021 में 100 वर्ष होने जा रहे हैं, सितंबर 2021 में, सितंबर 1921 में पहली बार मद्रास रीजन में कॉलोनियल औपनिवेशिक लॉ कानून के द्वारा जाति आधारित पिछड़ेपन, यानी कि जाति आधारित पिछड़ेपन को आधार मानते हुए रिजर्वेशन दिया गया था। ये तो मुझे भी नहीं पता था, यहां लिखा हुआ है। उसका 100 वर्ष होने जा रहा है 2021 सितंबर में। तो उसी परिप्रेक्ष्य को लेकर के इन्होंने एडिटोरियल लिखा और ये कहा कि अंग्रेजों ने जाति के आधार पर आरक्षण इसलिए दिया क्योंकि वो यह प्रूफ करना चाहते थे कि वह विशिष्ट हैं, और जहां पर रूल करने आए हैं, पॉइंट इज नोटेड, इतिहास वैकल्पिक विषय वाले तैयार हो जाइए, आपके लिए आ रहा है मॉडर्न इंडिया, ठीक है, वैकल्पिक विषय इतिहास वाले। अब यहां कहा गया कि वो इसलिए क्योंकि वो शो करना चाहते थे, अभी आएगा फैक्ट वहां लिखा हुआ, वो ये शो करना चाहते थे, क्या शो करना चाहते थे, वो ये शो करना चाहते थे कि ब्रिटिशर्स व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी, ये लाइन उन्होंने नहीं लिखी, उनकी बातों को उन्होंने ये लिखा कि वो शो करना चाहते थे कि हम इंडिया पर जो शासन करने आए हैं तो इंडिया के भले के लिए आए, उन्होंने ये लाइन लिखी। लेकिन ये जो इंडिया के भले के लिए आए, इसको इतिहास में हिस्टोरियंस कहते हैं व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी, श्वेत व्यक्ति के उत्तरदायित्व का बोझ। व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी यानी श्वेत व्यक्ति के उत्तरदायित्व का बोझ। भाई कि श्वेत व्यक्ति का मतलब क्या है, जैसे होता ना, श्वेत व्यक्ति यानी शिक्षित, संपन्न, ज्ञानवान, वैज्ञानिक मानसिकता,
लोकतांत्रिक मूल्य, संसदीय परंपरा, इन सब को जानने वाले, समझने वाले, मानवतावादी मूल्यों को धारण करने वाले। यहां हमारे यहां बिपिन चंद्रा ने लिखा है कि 1857 के विद्रोह के जो भी विद्रोही थे उनको, उनकी मतलब आप समझ सकते, उनके ऐश में ये डंडा डालते थे। ये इतिहास की किताब में लिखा हुआ है, मुर्गा बना करके। और ये ह्यूमैनिटेरियन थे। वाह रे ह्यूमैनिटेरियन, अगर ऐसे ह्यूमैनिटेरियन हो जाए तो ठीक है, चलिए खैर जो भी है। अब आप विचार करिए तो क्या है, यानी व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, कि ये लोग जाति के आधार पर भारत में बहुत दिक्कतें हैं, हमारा काम है हम इन्हें सभ्य बनाने आए। तो प्लीज आप ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, मद्रास वाला जो आगे बताने जा रहा हूं। जब भी इतिहास में व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी पर लिखिएगा तो उठा करके कास्ट वाला ये सिस्टम फिट कर दीजिएगा। नंबर आपको 2.5 नंबर दूसरों से ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि एक एक बूंद से सागर बनाना है। तो यही यहां पर कहा गया, रिजर्वेशन सरसरी निगाह में निकाल रहा हूं, वैचारिक है, सच में वैचारिक है यार। क्योंकि जो SC ST ये जब सिलेक्ट होकर के आते हैं ना, ठीक है, इट्स ओके यार, सिस्टम है, सिस्टम में कुछ कमियां भी हैं, कुछ ऐसे लोगों को भी आरक्षण मिल गया जो बड़े संपन्न है। अब वो सिस्टम में होता ना कि गेहूं और घुन, वो सारी बातें हो जाती, लेकिन अब सिस्टम है। तो इसमें मैक्सिमम, कुछ को आप हटाइए, मैक्सिमम बेचारे जो अपनी मेहनत से भी सिलेक्ट होकर आ रहे, कम रिसोर्सेज में आ रहे हैं, लेकिन जब वो सिलेक्ट होकर के जाते हैं, दिस इज द फैक्ट। तो इन्होंने पूरा उठाया हुआ है कि आप कोटा क्यों कहते हैं, कोटा और रिजर्वेशन का अंतर बताया, बहुत बढ़िया एडिटोरियल, वैचारिक। इनको कहते हैं रिजर्वेशन वाले हैं, और इन्होंने दिखाया है कि रिजर्वेशन तो पूरे सिस्टम में है। गजब लिखा हुआ, पूरे सिस्टम में रिजर्वेशन। फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे, आपको आनंद आएगा, पूरे सिस्टम में और सबको मिल रहा है। आइए दिखाते हैं कैसे, बहुत बढ़िया टॉपिक है, वैचारिक है, मजा आ जाएगा। तो अब ये यूनिट 2 यानी सोशल जस्टिस में ही आएगा, सामाजिक न्याय में आएगा। तो ये आपकी यूनिट है, आप यहां से देख लीजिएगा। सोशल जस्टिस में मैंने कहा डायरेक्ट प्रश्न नहीं आएगा, बट यूनिट लगा दी गई। हाँ, निबंध में आता है, ये निबंध के लिए बहुत अच्छा, यानी वैचारिक। जब भी आप डेमोक्रेसी, जब भी आप जैसे वितरण न्याय, जब भी आप सामाजिक न्याय के किसी पहलू पर लिखें तो वहां पर आप इसे ला सकते हैं। अच्छा टाइप। अब आप देखिए 100 ईयर्स, 16 सितंबर 1921। अब कहा गया कि 2021 में इसके 100 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है ना। यहां पर कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर, एक जियो होता है ना, ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर इन मद्रास प्रेसिडेंसी विच इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन बेस्ड ऑन कास्ट एंड कम्युनिटीज। 1921 में एक कम्युनल, यानी कि क्या किया गया है, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया कि कास्ट और कम्युनिटी यानी समुदाय के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। और वही परंपरा इन्होंने कहा आजादी के पश्चात हमारे देश ने भी अपना ली है। 2021 में मद्रास में ये जो ऑर्डर दिया गया उसके 100 वर्ष होने वाले हैं। इसी पर इन्होंने एडिटोरियल लिखा है, कहा कि ये वहां की बात है। अब हम क्या हैं, हम 21वीं सेंचुरी के थर्ड डिकेड में हैं। क्या है, 21वीं सेंचुरी के थर्ड, यानी 2021 मतलब थर्ड डिकेड में है। और इसके बाद इन्होंने कहा कि अब यहां से यहां तक की यात्रा में जो रिजर्वेशन, रिजर्व और जनरल की जो लाइन है वो ब्लर हो रही है। और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे ये लाइन ब्लर होगी हमारा देश और यूनाइट होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, और हमारे जो दलित भाई बंधु और ये सारे हम सब एक साथ एक दूसरे के और करीब आएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। इन परिवर्तनों ने आरक्षण को एक विचार और अभ्यास के रूप में कैसे प्रभावित किया है, तो ये एक एक लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस आप देखिए, ये बड़ा अच्छा समझाया है। यहां पर मानसिकता क्या, कॉलोनियल मेंटलिटी। तो ये मानसिकता जैसे कैसे बात करते हैं इन्होंने, ये एक एक्चुअली एक स्टोरी थी, इस स्टोरी को मैंने कन्वर्ट करा दिया। तो यहां पर क्या बात होती, उनके लिए, यानी अगर कोई मतलब जो एडिटोरियल राइटर थे तो उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने अपने आप को लिया, तो जैसे हम, उनके लिए कोटा होता है, उनके लिए यानी जो SC ST, कौन कौन पकड़ लीजिएगा, उनके लिए यानी कोटा फॉर देम, SC ST OBC। फिर इसके बाद हमारे लिए कोटा, हमारे लिए कोटा ये कहते हैं, यानी कि ये सवर्ण जातियों की बातचीत है। तो ये कहा जाए कि जो उनके लिए कोटा है वो दिखाई देता है ज्यादा कि SC ST OBC को, लेकिन जो हमारे लिए कोटा है यानी EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या फिर जो
एम्प्लॉइज यानी जो जैसे सेंट्रल और स्टेट के जो एम्प्लॉइज होते हैं, आपको पता होगा जो अधिकारी वगैरह होते हैं, अच्छे पदों पर होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उनको यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में भी तो कोटा मिलता है कि नहीं मिलता है? आप बताइए, कोटा मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है, याद रखिए, क्या मिलता है? मिलता है। और भी बहुत से कोटाज मिलते हैं। यहां यही बताया गया कि जो SC ST है उनका कोटा सबको दिखाई देता, अन्य लोगों को जो कोटा मिलता है वो किसी को नहीं दिखाई देता। लेकिन 100 वर्षों की यात्रा में 1921 से आज यह जो है रेखा धुंधली हो रही है, और इन्होंने कहा इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए, अदर कोटा, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए 50% आप जो सीट्स होती हैं MA और MSc की, गजबे उठाया है। ये रिजर्व होती हैं किसके लिए? जो BA BSc ऑनर्स की डिग्री करते हैं सेम सब्जेक्ट से उसी यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। तो ये भी रिजर्वेशन है। इसे हम मेरिट स्ट्रीम कहते हैं, बट क्या ये कोटा नहीं है? ठीक है ना। आर दे नॉट ऑल कोटाज आर रिजर्वेशन? क्या ये कोटा और रिजर्वेशन नहीं है? गजब का उठाया। बिल्कुल भाई, बिल्कुल रिजर्वेशन आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, बाहर वालों को नहीं दे रहे, तो ये आपका रिजर्वेशन है। कोटा अच्छा पॉइंट है, मजा आया। वाई डिफरेंट नेम्स? फिर उन्होंने कहा जब ऐसा है कि उनको भी कोटा मिल रहा है, इनको भी मिल रहा है, तो अलग अलग नाम क्यों है भाई? एक को कहते हैं मेरिट, एक को कहते हैं कोटा। कोटा फॉर SC ST OBC, मेरिट फॉर EWS एंड अदर सीट रिजर्व जो स्कूल कॉलेज में होती है। तो ये पार्टीशन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ आइडियोलॉजी, यानी कि समस्या कहां है? विचारों में है। अपर कास्ट डू नॉट एक्सेप्ट, जो अपर कास्ट है वो एक्सेप्ट नहीं करती। हालांकि ये होली सभी के बारे में नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा, सभी के बारे में नहीं है। अपर कास्ट डू नॉट एक्सेप्ट अनरिजर्व कैटेगरी इज अ कोटा रिजर्व फॉर द अपर कास्ट। यानी वो इस प्रकार की चीजों को, यानी कोटा वाले कॉन्सेप्ट को वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, वो मेरिट वाले कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद उन्होंने बताया आरक्षण की नीति में एक बहुत बड़ा रोल है, टर्निंग पॉइंट इन रिजर्वेशन पॉलिसी, वो आता है 2019 में, जबकि EWS कैटेगरी के लिए पास होता है। यह सवर्णों के लिए आरक्षण का पहला स्पष्ट सिस्टम था, ठीक है ना, सवर्णों के लिए। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि अब अगर कास्ट एज ग्राउंड, यानी कि जाति के धरातल पर, ये कॉलोनियल सरकार थी उसका ऑर्डर था कि जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बट अब यहां कहा गया कि अब क्रिएट अ रिजर्वेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछता है, तो इंटरव्यू में अक्सर पूछा गया, अगर आप पीछे आपके आसपास सीनियर लोग होंगे तो ये पूछता है कि आरक्षण पर, कि क्या आरक्षण को रहना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए, या ऐसे पूछ सकता है कि क्या आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए, या आरक्षण का सबसे तार्किक रूप क्या हो सकता है। तो ये अंत में आपको इसी आर्थिक वाले पर आना पड़ता है, आर्थिक आधार, ठीक है। तो ये आप यहां से देख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं अगला टॉपिक, सिग्नल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिकवरी आर ब्रॉड बेस्ड बजट प्रपोजल्स विल बी की बीकन्स फॉर कमिंग फेज। देखिए बहुत अच्छा, अब उस दिन भी आया था कि बजट कैसे आएगा, आज भी आ गया। अब हम बजट की समझिए तैयारी कर रहे हैं कि यानी ये कहा गया है कि कोविड के बाद मतलब जो रिकवरी है अच्छी दिखाई दे रही, कोविड के मतलब गहरे असर के बाद। तो आने वाले जो फेजेस होंगे उनके लिए बजट प्रस्ताव प्रमुख बीकन होंगे, यानी सबसे महत्वपूर्ण होंगे। बजट कैसा होगा उसके लिए अभी से हम लोग अच्छी एनालिसिस कर रहे हैं। तो अब भारतीय अर्थव्यवस्था योजना, संसाधनों को जुटाने, विकास, प्रगति, रोजगार, और यूनिट 3 सरकारी बजट। तो अब हम सरकारी बजट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहां से डायरेक्ट कुछ भी नहीं आएगा, बट इकोनॉमी का एक सिनेरियो देखेगा, यानी ग्रोथ, कंट्रैक्शन एंड रिकवरी। कंट्रैक्शन मतलब गिरावट, यानी फर्स्ट क्वार्टर इकोनॉमी 23.9, सेकंड क्वार्टर पिछले वर्ष -7.7, देखिए माइनस लगा हुआ। फिर इसके बाद कहा गया कि 21-22 में GDP ग्रोथ 11% तक बढ़ सकती है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये क्यों? क्योंकि मजबूत आर्थिक सुधार हैं। तो उन्होंने कहा व्हाट आर द सिग्नल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी के क्या क्या, यानी ये देखिए, ठीक है ना, ये आपका स्टार्ट करिए वी कर्व, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं, गिरी है उठ जाएगी। तो इन्होंने कहा GST कलेक्शन ऊंचाई पर पहुंच गया है, GST कलेक्शन ऑल टाइम दिसंबर में सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद कहा गया इसका प्रमाण क्या है कि कैसे और आगे बढ़ेगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को की
ग्रोथ को मापने वाला इंडेक्स होता है, उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स पीएमआई इंडेक्स, वह लगातार स्ट्रांग हो रहा है। दूसरा, रिकवरी हो रही है कहां पर? रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में, यानी कि जो आप घर आवास खरीदते हैं, रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में, यानी रियल एस्टेट यानी कि संपदा खरीदी जा रही है, संपत्ति घर मकान खूब खरीदे जा रहे हैं। तो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इज द मोस्ट क्रूशियल इन रिकवरी, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रमाण क्या है कि बैंकों से होम लोन जो लिए दिए जा रहे हैं बहुत बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एनबीएफसी का जो क्रेडिट है वह भी बढ़ रहा है, आपको पता होगा एनबीएफसी भी लोन करती है, हाउसिंग लोन। तो दूसरा हो गया। तीसरा, डिजिटलाइजेशन एंड बिग टेक डेवलपमेंट हो गया, यानी कि डिजिटलीकरण हो रहा है और बिग टेक डेवलपमेंट, जैसे कि यूपीआई का इस्तेमाल खूब हो रहा है, फास्ट जो आपका फास्टैग पेमेंट्स खूब आ रहे हैं, जीएसटी ई वे बिल से बहुत ज्यादा इससे फायदा हो रहा है। इसके अलावा तो ये दोनों भी क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग रिकवरी आपको दिखा रहे हैं। तो ये हो गया, अब सारा ये टॉपिक आपका हो गया। आगे चलते हैं। ठीक है, ये मैंने करा दिया है। ओके, तो आप ये रिकवरी को भी पढ़ते रहिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि असांजे वाला हो ही गया। ओके, ठीक है। अब ये सेंट्रल विस्टा, मैंने कल कहा था कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट रूप से कहा कि सेंट्रल विस्टा यानी जो नई पार्लियामेंट है, जो पूरा सिस्टम बन रहा है न्यू सेंट्रल विस्टा, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उस सरकार की जिम्मेवारी है, उस पर हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। मैंने कहा था कल एडिटोरियल आ जाएगा, तो छोटा सा एडिटोरियल आ गया है। तो बिल्डिंग बाय अकॉर्ड, यानी उन्होंने कहा है एडिटोरियल राइटर ने कि आप जो भी बना रहे हैं समझौते द्वारा, मतलब कि एक समझौता करके बनाइए। समझौता का मतलब एडिटोरियल राइटर का ऐसा मानना है कि सरकार किसी से कुछ पूछ नहीं रही, खुद कर रही, लेकिन अब इस टाइप से आप लिख नहीं सकते हैं, सीखने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा बियॉन्ड जुडिशियल क्लियरेंस, ठीक है कि भाई आपको न्यायपालिका ने छूट कर दी है, सेंट्रल विस्टा शुड बी एबल टू अचीव नेशनल कंसेंसस, ठीक है ना, एक राष्ट्रीय सहमति चाहिए, तो राष्ट्रीय सहमति सर्वे हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा चाह रहे हैं। सेंट्रल विस्टा को मंजूरी देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट इज फ्री टू प्लान पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ये पॉइंट याद रखिएगा। सेंट्रल विस्टा केस, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना, और कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का पृथक्करण। तो जब भी शक्तियों के पृथक्करण पर प्रश्न आए तो सेंट्रल विस्टा का ये एग्जाम्पल जरूर डालिएगा कि जिस प्रकार से न्यायपालिका ने सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट में हाथ डालने से मना किया, जुडिशियल रिव्यू से मना किया और कहा कि गवर्नमेंट फ्री है किस चीज के लिए? अपनी पॉलिसीज को प्लान करने के लिए, प्रोग्राम्स को प्लान करने के लिए, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए। तो यह दिखाता है कि भारत में शक्तियों का पृथक्करण व्यवहारिक रूप से चल रहा है। यह एक एग्जाम्पल हो गया वहां के लिए, ऐसे तो कोई जानकर। फिर अब इन्होंने कहा सेंट्रल विस्टा में क्या क्या बन रहा है। एक सेंट्रल सेक्रेटरीट बन रही है, वाइस प्रेसिडेंट इनक्लेव बन रहा है, पीएम रेजिडेंस बन रहा है, न्यू पार्लियामेंट बन रही है, और इसका टोटल एक्सपेंडिचर 13,450 करोड़ हो रहा है। आप सबको पता है इनका कहना क्या होगा, ये कहेंगे कि भैया कोविड का संकट है, ये पैसा कहीं और खर्चा करिए। इन्होंने कहा कि भाई देखो इतना पैसा आप खर्चा कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में सार्वजनिक परामर्श आवश्यक होता है, पब्लिक कंसल्टेशन इन अ डेमोक्रेसी इज नेसेसरी। फिर इसके बाद उन्होंने कहा क्यों भैया? क्योंकि एमिड डिसरप्शन हुआ है ड्यू टू कोविड, कोविड के कारण बहुत बड़ा संकट आया है। कोविड क्राइसिस कहां कहां? इकोनॉमिक हेल्थ यानी आर्थिक संकट आया है, इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में 1350 करोड़ रुपए को कहां खर्चा करना? करिए हेल्थ फॉर ऑल सिटीजन्स पर, इसके बाद जो है यानी कि सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर, फिर इसके बाद जो एजुकेशन जो बिल्कुल बिखर गया उसको नॉर्मल करने पर, प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर वेलफेयर, सामाजिक कल्याण यानी लोगों को भुखमरी इन सबसे बचाना। तो अब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ये अच्छा एडिटोरियल, इनको हम काट नहीं सकते, आप इस पर विचार जरूर करिए कि भारत की परिस्थिति में यानी देश काल परिस्थिति में वर्तमान में क्या महत्वपूर्ण है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, या जो है 1350 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, विशेषकर अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन में ही कर दे तो।
हालांकि सरकार उसमें भी कर रही, तो अब विचार करते रहेगा जो भी है। ठीक है, ये ब्रेग्जिट का है, कोई मतलब नहीं है। ये इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ये भी अच्छा नहीं है, वैचारिक लेख है, सोशियोलॉजी वालों के लिए था बट बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, मैं 8 बजे निबंध के लिए एक टिप्स दूंगा, बहुत छोटी क्लास होगी लेकिन अच्छा होगा, तो जो बच्चे 21-22 में करेंगे, 23 में, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। 15 से 20 मिनट का होगा, तुरंत यानी 1 मिनट भी ब्रेक नहीं लूंगा, की डालूंगा और एक्टिव हो जाऊंगा। जो कल बच्चे मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए कि कल क्या ध्यान रखेंगे निबंध लिखते समय, चूंकि कुछ बातें बता दूंगा तो फिर वो उनके दिमाग में रहेंगी वो बातें। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रंट पेज हो गया। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट स्टडी करने जा रहा है एंटी कन्वर्जन लॉ ऑफ उत्तराखंड एंड यूपी। ये एक आप देख सकते हैं, चूंकि उत्तराखंड और यूपी यानी उन्होंने कानून को रोका नहीं है, लेकिन कि सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टडी करेगा। क्या स्टडी करेगा कि ये संविधान की भावनाओं के अनुकूल हैं कि नहीं। ठीक है ना, धर्मांतरण जो विरोधी कानून है उत्तराखंड का, यूपी का, उस पर सुप्रीम कोर्ट स्टडी करने जा रहा है। तो हमको यहाँ क्या सीखना है, इस पर एडिटोरियल आएगा। दूसरा ये सीखना है जो हम पढ़ते हैं कि न्यायपालिका की लोकतंत्र में भूमिका क्या है। तो न्यायपालिका की लोकतंत्र में भूमिका क्या है? पहला, मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। क्यों? और वह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जनता ही अपने लिए शासक चुनती है। ऐसे में जो शासकों को चुनती है, अगर उसके अधिकारों को ही शासक छीनने लग जाए तो उसके अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायपालिका है नंबर 1। और सेकंड क्या करती है न्यायपालिका? न्यायपालिका क्या करती है बच्चा लोग? वो संविधान के अकॉर्डिंग लॉ है या नहीं है, तो उन कानूनों को जानती है, समझती है, पढ़ती है, उनकी व्याख्या करती है। इसीलिए उसने यह स्टडी के लिए लिया है। यह पॉइंट याद रखेगा। पेज नंबर 10 भैया, एवियन फ्लू जबरदस्त रूप से फैल चुका है। अभी केरल में था, अब राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, हिमाचल में, केरला में अभी आ चुका है। ठीक है ना, ये हो गया। फिर इसके बाद फॉरेन, अब देखिए चाइना पर WHO के एक्सपर्ट ने कहा, ये चाइना, अभी हम लोग कल पढ़ रहे थे, चाइना के सामने चुनौती क्या है वैश्विक महाशक्ति बनने में। चाइना अमेरिका की कॉपी भले करे, तो उसमें एक पॉइंट था कि चाइना की वैश्विक विश्वसनीयता। तो चाइना की वैश्विक विश्वसनीयता नहीं है, यह एग्जाम्पल भी प्रूव करता है। WHO ने कहा है कि चाइना का यह कदम बहुत ज्यादा मतलब चिंताजनक है, अनपेक्षित है। कि उसने कहा था, उसने अलाउ ही नहीं किया एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट की टीम को कि वहां पर जाए और कोविड का जन्म कैसे हुआ उसको देख सके, जिनको इसी हफ्ते जाना था। वेरी डिसअपॉइंटेड, ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो अब देख सकते हैं चाइना की विश्वसनीयता क्या है। बिल्कुल विश्वसनीय देश नहीं है, आप याद रखिएगा। जैसे चाइनीज माल कमजोर होते हैं, वैसे ही ये भी है। ठीक है, तो आप PIB, ये तो आप खुद ही पढ़ते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा, अब आप देखिए केरल और हरियाणा में हो चुका है, अब ये धीरे धीरे हर जगह पहुंचेगा। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडीज ऑफ इंडिया, एक रिपोर्ट जारी की गई है। उम्र दराज हो रही आबादी के स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक निर्धारकों के बारे में है। यह पॉइंट आप याद रखें। फिर इसके बाद क्या है, खादी ग्रामोद्योग आयोग ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ समझौता ज्ञापन, आप पढ़ लीजिएगा ये सब बच्चों। इसमें कोई भी, जहां पर भी मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों के संबंध में सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, कौशल विकास पर, यह आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये अभी तक लगा ही हुआ है। इसके अलावा जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं इसके लाइव कोड करके आ सकते हैं। और थैंक यू वाली बटन काफी दिन हो गया दबी नहीं है, तो वो ठीक है। आरोहण वाले बच्चे जो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, थोड़ा सा मैं उनसे माफी चाहूंगा क्योंकि मेरे सेशन बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं। और आप सबका बहुत बहुत आभार। तुरंत मिलता हूं ठीक 8 बजे, निबंध कल बच्चों के लिए टिप्स। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।